ये क्विक रिवीजन आपके साथ में रहेगा और वापस वही ब्रह्मास्त्र की तरह काम आएगा, लेकिन इंश्योर करो कि पूरा फोकस यहां पे कर दो 110%। द चैप्टर इज अ वेरी ह्यूज चैप्टर। वी डिवाइड द चैप्टर इनटू टू पार्ट्स। पार्ट ए ऑफ म्यूचुअल फंड टॉक्स अबाउट कंसेप्ट्स, जिसके अंदर बहुत सारे बैक टू बैक कंसेप्ट्स आते हैं, एंड पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट रेगुलेशन। मुझे बताओ ईयर क्या है सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन? 1996। चलिए अगर इसको हम देखते हैं, सबसे पहले टॉपिक शुरू होता है स्ट्रक्चर ऑफ अ म्यूचुअल फंड, और उसी से कनेक्टेड हमने पढ़ा है की प्लेयर्स इन द म्यूचुअल फंड। एग्जाम में अगर आएगा तो हमें ध्यान रखना है क्या पूछ रहे हैं, स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, की प्लेयर्स पूछ रहे हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स पूछ रहे हैं, इंटरमीडियरी पूछ रहे हैं, उसके हिसाब से आंसर देना है। अंदर का कंटेंट हमको पता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से एग्जैक्ट पॉइंट्स लिखने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ म्यूचुअल फंड एंड की प्लेयर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड। अगर मैं इसके पास में आता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ अ म्यूचुअल फंड अगर पूछा जाता है तो आपको इन 5 लोगों का नाम लिखना है। स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एएमसी। आपको पूरा रेगुलेशन पढ़ने का तो समझ में आ गया कि सबसे इंपॉर्टेंट यही तीनों है, स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एएमसी। इसके बाद में 2 और आते हैं, कस्टोडियन और आरटीए। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अ म्यूचुअल फंड में अगर पूछा जाता है तो। और अगर पूछा जाता है की प्लेयर्स, तो वी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। 5 प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट। यहां पे स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एएमसी तो आ गया, ये तो तीनों इंपॉर्टेंट ही है। उसके बाद में यूनिट होल्डर्स एंड म्यूचुअल फंड, ये 2 ले लेते हैं। और मार्केट इंटरमीडिएट्स बोलते हुए वो ले लेते हैं कस्टोडियन, शेयर ट्रांसफर एजेंट, और एक नए व्यक्ति को डिपॉजिटरी। बिकॉज म्यूचुअल फंड की यूनिट्स डीमैट में होते हैं ना, तो डिपॉजिटरी को भी ले लेते हैं। बहुत केयरफुल रहना है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, की प्लेयर्स पूछ रहे हैं, 5 प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछ रहे हैं, और उसके हिसाब से 5 पॉइंट लिखने हैं। बिकॉज वहां पे चेकर उसी जगह गलती ढूंढेगा कि आपने क्या गलत पॉइंट लिख दिया। आई बिलीव इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले नहीं है, बट अगर कभी बोनस मार्क्स आ गए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को। यहां से हमारा म्यूचुअल फंड शुरू होता है, स्ट्रक्चर हो जाता है। रेगुलेटर एंड इंडस्ट्री बॉडी। तो म्यूचुअल फंड के लिए रेगुलेटर कौन है? सेबी। इंडस्ट्री बॉडी है आईएमएफआई, एएमएफआई, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। हमने देखा था, उनकी वेबसाइट पे भी गए थे, काफी आसान है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन की बात करता हूं। म्यूचुअल फंड 2 टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है ओपन एंडेड और एक हो सकता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड के तीनों पॉइंट बता दो मुझको, मैं बोलता हूं, आप बताना ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड है। यूनिट्स कैन बी परचेज्ड ऑन एनी ट्रांजैक्शन डे। Units can be sold, redeemed on any transaction day. Open-ended. Unit can be purchased only during NFO. Unit can be redeemed only at maturity. High maturity, high liquidity. Open-ended, low liquidity, closed ended. यहीं पे मैंने आपको बताया था कि अगर क्लोज एंडेड है तो उसकी लिक्विडिटी कम थी, इसके लिए सेबी ने क्या कंसेप्ट लेकर आए, दैट क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स हैव टू बी लिस्टेड, जो हम आगे पढ़ते हैं। फिर इसी प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को 2 और टाइप में। म्यूचुअल फंड के प्लान्स 2 टाइप के हो सकते हैं प्लान्स, एक होता है डायरेक्ट प्लान, एक होता है रेगुलर प्लान। चलो मुझे बताओ, इफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर बॉट थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर, रेगुलर प्लान। म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर बॉट डायरेक्टली फ्रॉम एएमसी, डायरेक्ट प्लान। The expense ratio is higher, regular plan. Expense ratio is lower, direct plan. Potential returns are higher, direct plan. Because expense ratio कम होगा तो potential return क्या होगा, ज्यादा होगा डायरेक्ट प्लान में, और रेगुलर प्लान में potential return would be less. I hope you're with me. फिर हमने देखा इनकम ओरिएंटेड स्कीम, ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम, हाई हाइब्रिड स्कीम एंड हाई ग्रोथ स्कीम। यहां पर आता हूं, इनकम ओरिएंटेड स्कीम, ग्रो। अब हम टाइप्स ऑफ स्कीम पढ़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार की स्कीम्स हो सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे ही बात करूं तो म्यूचुअल फंड के टाइप्स पूछा जाए तो ओपन और क्लोज, म्यूचुअल फंड के स्कीम्स पूछा जाए तो ये सब, और म्यूचुअल फंड के प्लान्स पूछा जाए तो वहां पे आ जाएगा डायरेक्ट या रेगुलर। आई रिपीट, म्यूचुअल फंड के टाइप्स पूछा जाए तो आ जाएगा ओपन क्लोज। म्यूचुअल फंड के स्कीम्स पूछे जाए, स्कीम्स के टाइप स्कीम्स पूछे जाए तो आ जाएगा ये सारे पॉइंट्स। और अगर म्यूचुअल फंड के प्लान्स पूछे जाए तो आ जाएंगे डायरेक्ट या रेगुलर। आर यू कट रहा है क्या? ओफो ओफो, बस ये मेरे फोन का ही वेट करता है। ओफो, हमारा विराट कोहली आया नहीं ना आज, बहुत खुश होगा वो घर पे। कल का मैच देखा आप लोगों ने? बहुत मजा आया, पढ़ाई करो, मैच देखा। तो गूगल ड्राइव वालों, आपको मैं एक आइडिया दे देता हूं। पेन टूट जाएगा यार।
मुझे बताया था टीचिंग के लिए बस कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, मुझे सिलाई बुनाई ये सब भी सीखना था। यार ये पता होना चाहिए। चलो आते हैं यहाँ पे, ये इम्प्लाइड ड्यूटी है साथ में कि वायर हो तो संभालो, माइक का ध्यान रखो, 1 2 3 1 2 3 करो। ये भी सही बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो यस यारा, हाँ जो गूगल ड्राइव के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट ये वीडियो कब रिकॉर्ड हो रहा है, जब सेमीफाइनल इंडिया जीत चुकी है कल। सो यस्टरडे वाज 15th को था सेमीफाइनल, इंडिया सेमीफाइनल जीत चुकी है। टुडे 16th एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव फाइनल्स। आप अरे आपको समझा अपन टाइम ट्रेवल में बात कर रहे हैं। जब वो व्यक्ति वीडियो देख रहा है तब इंडिया का वर्ल्ड कप का फाइनल हो चुका है। जो ये वीडियो देख रहा है उसको पता है कि क्या होने वाला है। कोई बात नहीं, हम लोग आते हैं यहाँ पे इसी एक्साइटमेंट के साथ में हम लोग इसी एक्साइटमेंट के साथ में यहाँ पे रहते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं स्कीम की। मैं आपको बता रहा था कि एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करेंगे। म्यूचुअल फंड के प्लान्स पूछे जाएंगे, तो डायरेक्ट रेगुलर। म्यूचुअल फंड के सिर्फ टाइप्स पूछा, कुछ भी नहीं बोला। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। म्यूचुअल फंड के स्कीम्स पूछा जाएगा तो ये सब आ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन जनरली आएगा नहीं कि एक्सप्लेन ऑल द स्कीम्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड, लेकिन अगर पूछ लिया एक्सप्लेन एनी 5 स्कीम, तो वी शुड बी एबल टू राइट वेरी इजीली। पहले 4 स्कीम, इनकम ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड, हाइब्रिड एंड हाई ग्रोथ। इनकम ओरिएंटेड, यहां पर यूनिट होल्डर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है विद एन इंटेंशन टू गेट फिक्स इनकम। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है बॉन्ड में, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, जहां से फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है और ये म्यूचुअल फंड दे पाता है। तभी तो इसका नाम ही क्या है, इनकम ओरिएंटेड। दूसरा है ग्रोथ ओरिएंटेड, तो यहां पे यूनिट होल्डर इन्वेस्ट करता है विद एन इंटेंशन ऑफ डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल अप्रिसिएशन। तो यहां पे कंपनी इन्वेस्ट कहां करेगा, इक्विटी शेयर्स, गुड क्वालिटी इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। फिर आ गया नेक्स्ट हाइब्रिड, तो यहां पे इन्वेस्टर को क्या चाहिए, इन्वेस्टर को चाहिए इंटरेस्ट भी, पीरियोडिक इनकम भी, और साथ में कैपिटल अप्रिसिएशन भी, डिविडेंड भी। तो उस केस में हम इन्वेस्ट कहां पे करेंगे, बोथ इन इक्विटी एज वेल एज बॉन्ड, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। हाइब्रिड इज इजी, मिक्स है। फिर आता है हमारा हाई ग्रोथ स्कीम, तो हाई ग्रोथ स्कीम के अंदर हम इन्वेस्ट कहां पे करेंगे, रिस्की इक्विटी के अंदर। यहां पे इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति को मतलब है हाई डिग्री ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन। और एक कैपिटल अप्रिसिएशन तो चाहिए, लेकिन हमारे 100 150 हो जाने चाहिए। 100 105 हो रहा है, हमको मजा नहीं आ रहा है, तो हमारा कैपिटल अप्रिसिएशन भी होना चाहिए वेरी फास्ट। उसके बाद में आता है हमारा हेज फंड्स। हेज फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करते हैं। फिर आता है फंड ऑफ फंड्स, एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि क्या करता है, दूसरे म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, दैट इज फंड ऑफ फंड्स। भारत में फंड ऑफ फंड्स अलाउड नहीं है। फिर आता है न्यू डायरेक्शन फंड, एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि इन्वेस्ट करता है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च में। A mutual fund which invests in companies engaged in scientific और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, तभी इसको कहते हैं न्यू डायरेक्शन। इसके बाद में आता है हमारा एक बहुत जबरदस्त म्यूचुअल फंड, स्पेशल स्कीम म्यूचुअल फंड। इसको याद रखने का तरीका ये था कि दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, ये उन्होंने एक नया कैटेगरी बना दिया है हमारे मॉड्यूल ने। 3 टाइप के स्कीम्स होते हैं, उसको सबको कह देते हैं वो स्पेशल स्कीम। तो स्पेशल स्कीम फंड्स, स्पेशल स्कीम म्यूचुअल फंड इंक्लूड्स इंडेक्स फंड स्कीम, सेक्टोरल फंड्स एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक फंड। मतलब सर, इंडेक्स फंड स्कीम का मतलब एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि इन्वेस्ट करता है टू रेप्लिकेट द रिटर्न ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। सेंसेक्स के अंदर अगर मान लीजिए 30 शेयर्स हैं, तो वो रेप्लिकेट करेगा अपने पोर्टफोलियो में भी 30 शेयर्स। या फिर वो निफ्टी को मान रहा है, तो निफ्टी में अगर 50 शेयर्स हैं, तो ये म्यूचुअल फंड रेप्लिकेट करेगा अपने म्यूचुअल फंड में भी, अपने पोर्टफोलियो में वही 50 शेयर्स ले लेगा। तो इंडेक्स फंड वो फंड होते हैं जो कि इंडेक्स के रिटर्न को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। दूसरे हो गए सेक्टर फंड, एक ऐसा फंड जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। मैं बैंकिंग में ही करता हूं, मैं एफएमसीजी में ही करता हूं, मैं आईटी में ही करता हूं, तो ये हो गए सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड। और लास्ट हो गए हमारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं ना स्पेसिफिक इंडस्ट्री। जो मैंने पिछला वाला एग्जांपल दिया वो ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर। ऐसा स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर वो कह सकते हो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता हूं, मैं मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूं, तो वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री हो जाएगा। तो अगर हम कहते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड होते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड होते हैं, इंडेक्स फंड्स होते हैं, इन सबको मिला के कहा जाता है स्पेशल स्कीम। तो अगर कभी एग्जाम में आपके आ गया स्पेशल स्कीम फंड्स, तो आप इसको इसी प्रकार से लिखेंगे, स्पेशल स्कीम फंड्स इंक्लूड्स इंडेक्स फंड्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक फंड। और आप इन तीनों को एक्सप्लेन कर दो, यू आर सुपर सॉर्टेड। चलिए उसके बाद में बात करते हमने पढ़ा था लेवरेज म्यूचुअल फंड, ऐसे म्यूचुअल फंड जिनका दूसरा नाम है बोरोड फंड। दे डू व्हाट, साइज जो होती है हमारे पूरे म्यूचुअल फंड की, वो उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज, पोर्टफोलियो की साइज को इंक्रीज कर देते हैं। द साइज ऑफ पोर्टफोलियो इंक्रीजेस। भाई लोगों से लिए 100 करोड़,
मार्केट से बोरो कर लिए और 100 करोड़, तो टोटल कितने हो गए 200 सीआर, देन वील बी इन्वेस्टिंग 200 सीआर, ऐसा। और लास्ट इज इंडल्ज इन स्पेकुलेटिव एंड रिस्की इन्वेस्टमेंट, दे हैव टू मेक अ लॉट ऑफ मनी वेरी फास्ट, बिकॉज पैसा उन्होंने लोन पे ले रखा है ना, सो इसलिए ये करते हैं स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग एंड रिस्की इन्वेस्टमेंट। हमने पढ़ा था अच्छे से, ये पॉइंट्स का ध्यान रखना है। लेवरेज म्यूचुअल फंड इज आल्सो नोन एज बोरोड फंड्स। What they do is they increase the size of the portfolio of mutual fund of the investment and they indulge into speculative trading, फटाफट से ट्रेड करनी है, and they indulge into risky investment। hedge fund भी पढ़ा था जो कि speculative trading करते हैं। यहां तक आए थे हम लोग। इसके अलावा भी हमारे कुछ और भी टाइप्स थे जो कि बहुत इजी थे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ये ऐसे म्यूचुअल फंड हुए जो कहां इन्वेस्ट करेंगे, डेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड कहां इन्वेस्ट करेंगे, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ईटीएफ नहीं, hedge funds, hedge funds are those funds which do speculative trading. What is speculative trading? Satta, buying a share with an intention to immediately sell it if the price increase. मैंने टाटा मोटर्स लिया 480 में 490 में, और जैसे ही मार्केट प्राइस बढ़ी और मैंने उसको अगले 2 घंटे बाद 10 रुपीज बढ़ा मैंने बेच दिया, इसे कहते हैं स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। व्हेन यू बाय अ शेयर एंड इमीडिएटली इफ द प्राइस इंक्रीज यू इमीडिएटली सेल इट ऑफ, मतलब आप उसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं कर रहे हो, बाइंग सो दैट द प्राइस विल इंक्रीज एंड यू विल सेल इट ऑफ, उसे कहते हैं हम स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। रियल एस्टेट फंड, ये इन्वेस्ट कहां पे करते होंगे, ऐसी कंपनीज में जो कि रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है। उसके बाद में टैक्स सेविंग स्कीम, एक ऐसा म्यूचुअल फंड विच गिव्स यू टैक्स बेनिफिट एज वेल। कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम, एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो इंश्योर करता है कि आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा। ये होगा स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड। एकदम इजी, सुपर इजी क्वेश्चन, तो अगर इस पे आता है एग्जाम में बोनस है, वापस आने की संभावना कम है। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड के टर्मिनोलॉजीज, यहां पे केयरफुल। म्यूचुअल फंड के टर्मिनोलॉजीज के अंदर हमने बात किया था, सबसे पहले ऑफर डॉक्यूमेंट 2 पार्ट में इशू किया जाता है, नाम क्या है उसका, सिड एंड साई। म्यूचुअल फंड का ऑफर डॉक्यूमेंट 2 पार्ट में आता है, सिड एंड साई। सिड बोले तो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, साई बोले तो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। SID has all the information so that the investor can take the investment decision, and SI has all the statutory required information। बिल्कुल सही है। चल, हाँ, SID has to be updated yearly, SI has to be updated quarterly। वेरी गुड, अगर ये सब ध्यान है तो कोई परेशानी नहीं। फिर की कंटेंट्स का ध्यान रखना है कि सिड और साई में क्या होता है। सिड की बात करते हैं तो स्कीम का नाम होगा कवर पेज पे, हमने एक्चुअली एक स्कीम ओपन करके देखा था और उसके अंदर कवर पेज में नाम वगैरह सब कुछ था, उसका इंडेक्स देखा था बहुत बड़ा था, उसमें लिखा था कि सिड है और साई भी मिलेगा। तो ये इस प्रकार की होती है स्कीम। कवर पेज होता है, कवर पेज के ऊपर स्कीम का नाम लिखा होगा, स्ट्रक्चर लिखा होगा कि ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, एक्सपेक्टेड स्कीम का नेचर, इक्विटी है, डेट है, बैलेंस, बैलेंस मतलब हाइब्रिड है, कैसा है। तो स्कीम का नेचर, स्कीम का टाइप, स्कीम का नाम, ये कवर पेज पे चाहिए, मिल जाएगा। हाइलाइट्स ऑफ द स्कीम, कि स्कीम के मेजर हाइलाइट्स बता दो, कहां इन्वेस्टमेंट करोगे, कितना टेन्योर है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिक। याद आ रहा है ना, मतलब जो सबके ऊपर रिस्क है स्टैंडर्ड और जो सिर्फ हमारे ऊपर है स्पेसिफिक। उसके बाद में ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय एएमसी। फीस एंड एक्सपेंसेस कौन कौन से लगने वाले हैं, अभी आपको समझ रहे हैं, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, ये भी पता चलेगा कि एंट्री लोड कितना है, एग्जिट लोड कितना है। उसके बाद में राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर, पेनल्टीज, लिटिगेशन। हमने हाईलाइट इसलिए किया था क्योंकि कॉमन थे, ये सिड के कंटेंट है। आपने आंखें बंद करके सिड के कंटेंट बोलने की कोशिश करनी है हर बार जब आप सिड के कंटेंट पढ़ते हैं। आप रीड करके आगे जाएंगे तो फायदा नहीं है। अगर सिड के कंटेंट हम बोलने की कोशिश करते हैं, कवर पेज पे होगा स्कीम का नाम, स्ट्रक्चर, टाइप, क्या इक्विटी वगैरह क्या है, ठीक है। उसके बाद में सिड के अंदर और क्या चाहिए, राइट ऑफ यूनिट होल्डर, पेनल्टी, लिटिगेशन, ये सबसे पहले याद आ जाएगा, ये दोनों जगह पर है। उसके बाद में सिड के अंदर और क्या होना चाहिए, रिस्क, स्टैंडर्ड रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क। और सिड में क्या होना चाहिए, हाइलाइट्स ऑफ द स्कीम, कि स्कीम में क्या क्या होने वाला है। और सिड में क्या होना चाहिए, राइट ऑफ यूनिट होल्डर्स, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो कि कौन सा याद नहीं आया, अरे ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय एएमसी, फीस एंड एक्सपेंसेस। हमेशा इस तरह से पढ़ना है ताकि पॉइंट दिमाग में याद होगा। आप सिर्फ रीड करके आगे चले जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा और एग्जाम में याद ही नहीं आएगा कुछ। तो हमेशा देखो। अब अगर आप देखोगे तो आप बोलो सिड में क्या क्या होना चाहिए, कवर पेज पे होना चाहिए सर स्कीम का नाम, स्ट्रक्चर और टाइप, ये सब ठीक है। उसके बाद में हाइलाइट्स ऑफ द स्कीम पहले ही बोल दिया था हमने, फीस एंड एक्सपेंस, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी, राइट ऑफ यूनिट होल्डर्स, लिटिगेशंस वगैरह, रिस्क, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिक। इस तरह से आप एक एक करके पॉइंट में आगे बढ़ते हो सकता है अभी भी याद नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस जाके देखने का और आने का। दिस इज द वे टू स्टडी। अगर आप धुर्र करके आगे जाओगे तो आपको लगेगा आप पढ़ लिए, बट एंड में आपको लगेगा डब्बा है डब्बा, कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। ये हो गया सिड की बात। साई में क्या होता है, सर
यूनिट होल्डर्स के राइट तो एज इट इज होते हैं, टैक्स लीगल अदर जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, इसके अलावा इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पॉन्सर, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी, कस्टोडियन एंड आरटीए, ये सब रहता है। कंडेंस्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर स्कीम्स लॉन्च इन द लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 सालों में जो भी स्कीम लॉन्च की उसकी कंडेंस्ड इंफॉर्मेशन भी रहेगी। इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू अप्लाई, कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पे देना होगा। एंड डिटेल्स ऑफ फंड मैनेजर, तो अगर आप देखो अच्छे से, फंड मैनेजर के डिटेल होंगे, स्पॉन्सर, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी, कस्टोडियन, रजिस्ट्रार होगा आपके यहाँ पे डिटेल्स, ये सब तो रहना ही है। इसके अलावा क्या है, कंडेंस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर लास्ट 3 इयर्स, इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू अप्लाई, ये 2 पॉइंट तो कॉमन है ना, राइट ऑफ रिन्यूअल वहां पर भी है, और टैक्स लीगल अदर जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो है पेनल्टीज, लिटिगेशन एक्सेट्रा। ये हुआ सिड और साई। तो द ऑफर डॉक्यूमेंट इज इशूड इन 2 पार्ट्स, सिड एंड साई। सिड और साई की एक समरी आती है, उसको क्या बोलते हैं, किम। KIM is nothing but a summary of SID and SAI. KIM stands for Key Information Memorandum. KIM. KIM has to be given with every application form. KIM has to be updated yearly. तो इन दोनों में से यार ये yearly हो रहा है तो KIM को भी yearly करना पड़ेगा, ये भले quarterly हो रहा है लेकिन KIM SID तो yearly हो रहा है ना, तो KIM has to be updated yearly. Okay. अब उसके बाद में KIM में क्या कंटेंट होगा, तो मोर और लेस जो SID और SAI में वही होगा। तो जो आपने सिड और साई में पढ़ा वो एज इट इज अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अरे किसी की समरी बनाओगे तो जो मेन में लिखा है वही तो लिखा होगा, तो आप कॉपी भी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखे हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि ऊपर उन्होंने सिड और साई के सारे पॉइंट्स नहीं लिखे थे, एग्जाम्पल के तौर पर दिए, तो यहाँ पे उन्होंने उसके कुछ और पॉइंट्स भी दिए इसलिए। अगर फटाफट से देखें, नेम ऑफ एएमसी, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी, फंड मैनेजर, स्कीम डिटेल, याद आ रहा है ऊपर देखा था साई के अंदर, ओपन एंड क्लोज डेट्स ऑफ द इशू, ये सिड के अंदर होता है जनरली। इश्यू प्राइस ऑफ द स्कीम सिड में होता है क्योंकि यही तो, इसी के बेस पे तो डिसीजन मेकिंग करेगा इन्वेस्टर। प्लान्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल, रिस्क प्रोफाइल, स्टैंडर्ड स्पेसिफिक देखा था हमने, बेंचमार्क हमने देखा था ऑनलाइन भी, हर एक म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क होता है, और हमने आगे भी एक टॉपिक में देखा था कि हम म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे, तो आप उसको कंपेयर करते हो किससे, बेंचमार्क से, दैट इज द बेस्ट थिंग। उसके बाद में आता है डिविडेंड पॉलिसी कैसे थे, परफॉर्मेंस हमने इधर पढ़ा था, कंडेंस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्कीम्स लॉन्च इन पास्ट 3 इयर्स, वैसा ही कुछ आपको अपने म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस बताना होता है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन, जब से आपने शुरू किया था। लोड्स एंड एक्सपेंसेस, जिसको ऊपर लिखा था फीस एंड एक्सपेंस। रेटोफिकेशन पे बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है, बट रफली 5-5 पॉइंट भी अगर आप लिख पा रहे हैं तो यू डूइंग गुड। इसके बाद में आता है डायरेक्टली आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर, तो ठीक है। फैक्ट शीट, फैक्ट शीट इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच हैज टू बी गिवन टू द यूनिट होल्डर्स मंथली, कि क्या क्या हुआ है, कहां का इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्या सब कुछ चल रहा है, वो आपको मंथली बेसिस पे देना है। इसमें बहुत सारे रेशियोज कैलकुलेट करके देते हो, आप प्रॉफिट्स बताते हो, डिविडेंड कितना आया, ये सब आप कैलकुलेट करके देते हो। तो लॉट ऑफ नंबर्स आर देयर इन फैक्ट शीट, बिकॉज वंस यू हैव इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड यू वांट मंथली रिपोर्ट कि ओके इन्वेस्टमेंट कैसा चल रहा है, तो वो आता है फैक्ट शीट। फैक्ट शीट में क्या होता है, एनएवी नंबर, असेट अंडर मैनेजमेंट अनदर नंबर, एक्सपेंस रेशियो अनदर नंबर, एग्जिट लोड अनदर नंबर, एवरेज मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी, वाईटीएम, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, सब नंबर है। उसके बाद में बेंचमार्क एंड फंड मैनेजर डिटेल, पास्ट परफॉर्मेंस अनदर नंबर, स्कीम अलोकेशन एंड पोर्टफोलियो, हमने देखा था पराग परेख का कि कौन कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, एचडीएफसी लिखा हुआ था 7%, तो वैसे ही कि इस स्कीम के, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम ने कितनी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है वो सब लिख के देना है यहाँ पे। उसके बाद में अनदर स्टाइल बॉक्स एंड अदर एट्रीब्यूट्स जो भी आपको लगता है वो सभी आप दे सकते हो। तो आप देखोगे फैक्ट शीट इज फुल ऑफ नंबर्स। आपने जब पैसा दे दिया, आई हैव इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीस इन म्यूचुअल फंड, सो एवरी मंथ म्यूचुअल फंड विल टेल मी कि उनका टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, एनएवी कितना कैलकुलेट हो रहा है, उसके बाद में रिस्क फैक्टर कितना है, स्टाइल बॉक्स कितना है, वाईटीएम कितना है, सब कैलकुलेट करके देंगे, सो दैट आई कैन जज ओके माय इन्वेस्टमेंट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। फिर आता है, इन्होंने एक्सप्लेन किया सिंपल, एयूएम क्या होता है, इट इज नथिंग बट असेट अंडर मैनेजमेंट, कि एक म्यूचुअल फंड के पास में टोटल कितना मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, कितना फंड्स है जिसको मैनेज कर रहा है। हमने पराग पारेख का देखा था 48,000 करोड़, तो व्हाट इज 48,000 करोड़, उतने मार्केट वैल्यू के सिक्योरिटीज आज पराग पारेख के पास है, उतना असेट पराग पारेख मैनेज कर रहा है, असेट अंडर मैनेजमेंट। इट हैज टू बी व्हाट, अपडेटेड मंथ एंड पे और क्वार्टरली एवरेज लेना होता है। तो एयूएम आपको कैलकुलेट करना है हर मंथ एंड में और क्वार्टर का एवरेज लेना होता है। और ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। एग्जामिनेशन में अगर चेकर को एक इजी क्वेश्चन फेंकना है आपके ऊपर, पेपर सेटर को, तो इनमें से कोई एक पॉइंट दे देगा कि बताओ इसके बारे में, तो आपके पास इतना सब कुछ लिखने के लिए कि वो होता क्या है, उसमें क्या होता है, वो अपडेटेड कैसे होगा, उसके कंटेंट्स क्या है। सिड पे आ गया, अब लिखते हो सिड इज अ पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो इन्वेस्टर के काम की है, इट हैज टू बी अपडेटेड एवरी ईयर एंड द की कंटेंट्स ऑफ सिड आर एज फॉलोस। तो बहुत ईजी है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर उसको एक सिंपल क्वेश्चन बनाना है तो।
इसके बाद में आता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन म्यूचुअल फंड। हमने पढ़ा कि एसआईपी किया जा सकता है, एसआईपी को अच्छे से डिस्कस किया। एसआईपी मींस नथिंग, हम मंथली फिक्स्ड अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज नोन एज एसआईपी। इसमें हमने कुछ 5 पॉइंट बना लिए थे, अगर एग्जाम में पूछ लिया तो। एसआईपी क्या होता है? इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट इस म्यूचुअल फंड स्कीम पीरियोडिकली एट फिक्स्ड इंटरवल्स से वंस अ मंथ। तो अगर आप फिक्स्ड अमाउंट को पीरियोडिकली इन्वेस्ट करते हैं उसे कहते हैं एसआईपी। दूसरा, इट कुड बी एज लिटिल एज 500 रुपीज, 500 रुपए की भी एसआईपी आप शुरू कर सकते हो। उसके बाद में एसआईपी इज गेनिंग पॉपुलैरिटी इन प्रीसीडिंग फ्यू इयर्स। जैसे जॉब कल्चर भारत में बढ़ता जा रहा है, आईटी एम्प्लॉइज एंड एवरीथिंग, तो उसके कारण एसआईपी का कंसेप्ट बहुत बढ़ रहा है। बिजनेस फैमिलीज एसआईपी में इतना बिलीव नहीं करते, वो लमसम है, उनके लिए साल में कुछ मंथ्स में अर्निंग ज्यादा है, कुछ मंथ्स में कम है। लेकिन जिसका सैलरी क्लास है उसके लिए फिक्स है कि हर मंथ के एंड में मुझे इतनी सैलरी आती है, उसमें इतना इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए एसआईपी इज वेरी लॉजिकल। उसके बाद में इससे इन्वेस्टमेंट हो जाता है इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर। और लास्ट, बेस्ट वे टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक भी पॉइंट स्पेसिफिक नहीं, सब जनरल है, इधर उधर की बात है, ऐसा लगता है आर्टिकल लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन हमें 5 पॉइंट बनाने जरूरी है। अगर एग्जाम में आ गए तो हम प्रॉपर लिख पाएंगे, अदरवाइज आ जाएगा एसआईपी और आप क्या लिखोगे? एसआईपी इज गुड, इट इज फॉर अस, इट इज वेरी नाइस। तो हम क्या एकदम जनरलाइज लिखने लग जाते हैं। तो अगर आपने जनरल टॉपिक का पॉइंट बना लो कि 5 पॉइंट एसआईपी आया, तो सबसे पहले एसआईपी क्या होता है? हम फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं एक पीरियोडिक इंटरवल पे, दैट इज एसआईपी। एसआईपी हो सकता है एज स्मॉल एज 500 रुपीज का। रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है एसआईपी। एसआईपी से डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट होता है और इट इज अ नाइस वे टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमें ऑर्गेनाइज पॉइंट होते हैं, लिखे और आगे बढ़े। उसके बाद में आता है हमारा कुछ टर्म्स, ये सब हम न्यूमेरिकल में और बेहतर तरीके से समझते हैं, बट जो रफली हमने देखा था, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्कीम इज डिनोटेड, एनएवी इज डिनोटेड बाय नेट एसेट वैल्यू। एनएवी ऑफ अ स्कीम आल्सो वेरीज ऑन डे टू डे बेसिस। ऑब्वियसली एनएवी का हमने कैलकुलेशन देखा, हम शेयर्स के प्राइस का टोटल लेते हैं और उससे एनएवी निकालते हैं। अरे शेयर के प्राइस डे टू डे क्या पल पल चेंज हो रहा है, पल पल, एवरी सेकंड शेयर प्राइस चेंज होगा, तो वैसे तो एवरी सेकंड एनएवी भी चेंज होगा। तो हम कहते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर एनएवी कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग डे आफ्टर मार्केट्स आर क्लोज। क्योंकि एक बार मार्केट क्लोज हो गए, 3:30 बज गए, मार्केट क्लोज होने के बाद में अब प्राइसेस चेंज नहीं होंगे, तो जो क्लोजिंग प्राइस है उस हिसाब से हम एनएवी कैलकुलेट कर पाते हैं। तो एवरी डे एनएवी हैज टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर द मार्केट क्लोजेस। उसके बाद में एनएवी का फॉर्मूला दिया है, बहुत ईजी है। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट एट द असेट्स लेस द लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग असेट। एनएवी कहीं भी बोला जाएगा तो केयरफुल रहना है। इट कुड बी एनएवी पर यूनिट और एनएवी ऑफ द म्यूचुअल फंड। दिस मींस एनएवी ऑफ द म्यूचुअल फंड। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट एड करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट भी हटा दो। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट एड असेट्स माइनस लायबिलिटी, बिकॉज म्यूचुअल फंड विल ऑलवेज हैव ऑल द लायबिलिटीज एज करंट ओनली। म्यूचुअल फंड के अंदर फिक्स होता ही नहीं। आप सोचो, आपने मुझे पैसा दिया कि सर आप मार्केट में इन्वेस्ट करो, मैंने उस पैसे, आपने मुझे पैसे दिए तो 50 लाख रुपए इकट्ठे हुए, मैंने 20 लाख का ऑफिस ही ले लिया कि उसमें बैठ के मैं डिसीजन लूंगा। पागल हूं क्या मैं? आप क्या चाहते हो कि सर 50 के 50 लाख मार्केट में इन्वेस्ट करो, ऑफिस लेना तो किराए पे लो। तो कभी भी म्यूचुअल फंड के फिक्स एसेट होने वाले नहीं है, नेवर। तो उनके सारे एसेट्स करंट ही होंगे। बट ठीक है, फॉर्मूला वैसा नहीं बोलता है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स में ऐड कर दोगे एसेट्स, लेस कर दोगे लायबिलिटी, दिस इज एनएवी ऑफ द फंड। और एनएवी पर यूनिट निकालना है तो उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। फिर आता है यहां पे हमारा expense ratio. What is the expense ratio? Expense ratio is the fees that the AMC charges from us to manage the fund. कि फंड को हमारे बिहाफ में AMC मैनेज कर रहा है, उसके लिए जो हमसे फीस लेता है, that fees is known as expense ratio. Expense ratio इंक्लूड करता है सब लोगों की फीस। तो आप ऐसे समझो कि वो मूवी देखी होगी ना आपने, कि जब सब कुछ हो गया उसके बाद में यादा तेरा यादा मेरा, ऐसे करके आप समझो कि सबका पैसा हमने मैनेज कर लिया, उसके बाद में वो पैसा डिवाइड कर रहे हैं सब में, कि थोड़ा तेरा, थोड़ा तेरा, थोड़ा तेरा, थोड़ा तेरा, और एंड में जो बचेगा वो किसका? एएमसी रखने की कोशिश करेगी। तो एएमसी आपसे 1%, 1.5%, 9.95% ऐसा कुछ ले लेगी, और उसमें किस किस को पैसा देना है? ट्रस्टी, आरटीए, कस्टोडियन, ऑडिटर, अरे जो पूरा आपके थे ना की स्ट्रक्चर, की प्लेयर, सबको पैसा देना होगा ना, तो इन सबको देगा। और साथ में रहेगा असेट मैनेजमेंट एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देना है वो भी यहां पर आएगा, सेलिंग के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा करना है वो भी आएगा, इन्वेस्टर कम्युनिकेशन का पैसा है वो भी आएगा, डिपॉजिटरी को देना है वो भी आएगा, स्टॉक एक्सचेंज को देना है वो भी आएगा, और सरकार भी आ गया है साथ में कि हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, तो सरकार को भी देंगे हम यहाँ पे सर्विस टैक्स। इसको याद रखना कितना ईजी है, जितने भी लोग हैं सबका पैसा, उसमें गवर्नमेंट भी आ गई सर्विस टैक्स लेने, डिपॉजिटरी भी आ गया डिपॉजिटरी फीस देने, स्टॉक एक्सचेंज भी आ गया लिस्टिंग फीस देने के लिए, ट्रस्टी को तो देना ही है हमको, कस्टोडियन को देना ही है, एएमसी का एक्सपेंस आ गया, ऑडिटर आ गया, आरटीए आ गया, एडवर्टीजमेंट आ गया, इन्वेस्टर कम्युनिकेशन एक्सपेंस आ गया। इन सब को जो पैसा लगता है हमारा, ये सब कवर होता है इन एक्सपेंस रेशियो।
हम जब एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज कर रहे थे हमने देखा था कुछ म्यूचुअल फंड में 0.94% है, कुछ में 1% है, ये उनका एक्सपेंस रेशियो है. दिस इज 1% ऑफ व्हाट? 1% किसका होता है? इट इज अ परसेंटेज ऑफ फंड्स डेली नेट असेट. उनके एनएवी का समझ लो, एयूएम का भी करते हैं बट आप एनएवी का समझ लो कि अगर म्यूचुअल फंड का एनएवी है 500 करोड़ तो वो 500 करोड़ का 1% खर्चा है. अरे हमने पराग पारेख का एनएवी देखा था, कितना था? एयूएम देखा था हमने 48,000 करोड़. 48,000 करोड़ का 1% 480 करोड़ हर साल का खर्चा है उनका. ये ट्रस्टी वगैरह को दे रहे हैं 480 करोड़. सर कल तक हमें बनना था सेबी, आज हमें एएमसी बनना है सर. तो ये सब जो है दैट इज एक्सपेंस रेशियो. इट्स अ परसेंटेज ऑफ डेली नेट एसेट्स. इट हैज टू बी विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड बाय सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996. सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 के अंदर लिमिट दे रखे हैं कि आपका एक्सपेंस रेशियो की लिमिट कितनी है, आपको उस लिमिट के अंदर ही रहना है. इट इज अ परसेंटेज ऑफ स्कीम्स एवरेज नेट एसेट्स. तो आपका एनएवी का एक परसेंटेज होता है. तो अगर आपको बोल रहे हैं कि 1% आपका एक्सपेंस रेशियो, तो आप मानिए दैट इज 1% ऑफ एनएवी. कुछ केसेस में उसको एयूएम का भी कैलकुलेट करते हैं, असर मैनेजमेंट का. बट हमारा मॉड्यूल कहता है, हमारा बुक कहता है कि हम एनएवी का करते हैं, तो हम एनएवी का करते हैं, बात खत्म. एकदम सिंपल. यहाँ पे बिल्कुल भी लोड लेने का नहीं. आप जैसे कि आप घर पे देखते हो ना कभी कि मान लीजिए कुछ भी डिस्कशन हो रहा है, एट द एंड जो मम्मी ने कहा वही सही होता है. अब एक्चुअली क्या है क्या नहीं है वो सब छोड़ दो, उस टाइम पे उन्होंने कहा है ना तो वही सही है. तो हमारा मॉड्यूल बोलता है कि इट विल ऑलवेज बी अ परसेंटेज ऑफ एनएवी. तो यू हैव टू प्रिज्यूम इट्स अ परसेंटेज ऑफ एनएवी. खत्म. जबकि रियल लाइफ में यू विल सी एट सर्टेन केसेस इट इज आल्सो कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ एयूएम. बट हम बुक में लिखा है एनएवी तो हम एनएवी मान के चलेंगे. फिर आ जाता है एक्सपेंस रेशियो हैज अ डायरेक्ट बीरिंग ऑन स्कीम्स एनएवी. स्कीम का रिटर्न कितना हो रहा है एनएवी पर यूनिट, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा किससे? एक्सपेंस रेशियो से. कैसे? अगर किसी म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो उसका रिटर्न ज्यादा होगा या कम होगा? कम. तो उसका इवेंचुअली एनएवी भी कम होगा, एनएवी पर यूनिट. तो अगर आपका बहुत ज्यादा है एक्सपेंस रेशियो तो रिटर्न कम, एनएवी पर यूनिट भी कम. एक्सपेंस रेशियो कम है तो रिटर्न पोटेंशियल ज्यादा, एनएवी पर यूनिट भी ज्यादा. ऐसा उनके कहने की इच्छा है. दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेंस रेशियो. एनएवी, एक्सपेंस रेशियो सब देखा. फिर होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स तो पूरा न्यूमेरिकल आता है. अब आती है बहुत अच्छा टॉपिक, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड. सो फार एज आई रिमेंबर आपके इस चैप्टर की ग्रीन अभ्यास शीट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूचुअल फंड. क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं ना ये वर्ड याद ही नहीं रहेगा, ये वर्ड भूल जाओगे आप. बस ऐसे ऐसे दिमाग से आएगा और ये वर्ड चला जाएगा. तो ये वर्ड याद रखना, याद है तो 10 बार लिखा पेपर पे, पर ये वर्ड याद रखना है. ये क्या कहता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड को मैं किस तरह से एनालाइज करूं, हाउ डू आई एनालाइज वेदर म्यूचुअल फंड इज गुड और नॉट. तो यू कैन एनालाइज अ म्यूचुअल फंड, यू कैन एनालाइज अ म्यूचुअल फंड बाय द फॉलोइंग वे. हाउ? सबसे पहले स्कीम के रिटर्न शुड नॉट बी दी ओनली रीजन. आप सिर्फ स्कीम के रिटर्न को आइसोलेटेड तरीके से देख के आप एनालाइज नहीं कर सकते कि स्कीम ने पिछले 3 सालों में 12% का रिटर्न दिया, वेरी गुड. नहीं. तो स्कीम का रिटर्न होता है एक फैक्टर, बट सिर्फ ओनली स्कीम्स रिटर्न इन आइसोलेशन शुड नॉट बी फॉलोड. इट शुड जस्ट बी फॉलोड बट नॉट जस्ट द रिटर्न शुड बी फॉलोड. मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है बट दिस कैन नॉट बी द सोल फैक्टर. तो यू कैन नॉट फॉलो, you cannot just consider schemes return in isolation. Then what should we consider? Benchmark. You should compare your return with benchmark ka return. Third, you should also compare with category average return. Category average return. Category average return मतलब सारे आईटी वाले म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दे रहे हैं? 15%. तो आपका म्यूचुअल फंड दे रहा है 12%. नहीं नहीं, अच्छा नहीं है. तो आपका वो पर्टिकुलर कैटेगरी एवरेज रिटर्न से आप कंपेयर करोगे. और उसके बाद में कहते हैं कि आप एक्सपेंस रेशियो के बेस पे भी कंपेयर कर सकते हो. सो इफ द क्वेश्चन कम्स इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूचुअल फंड, 4 चीजें. रिटर्न कंसीडर करेंगे लेकिन सिर्फ आइसोलेटेड रिटर्न कंसीडर नहीं कर सकते. फिर हम बेंचमार्क से कंपैरिजन करेंगे कि बेंचमार्क के मुकाबले हमारा रिटर्न अच्छा है या बुरा है. फिर हम कंपेयर करेंगे किससे? वो वर्ड कैटेगरी एवरेज रिटर्न. कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कंपेयर करेंगे हमारा म्यूचुअल फंड अच्छा है या नहीं. और लास्ट में हम कंपेयर करेंगे एक्सपेंस रेशियो. तो एक्सपेंस रेशियो लोअर तो बेटर होगा ऑब्वियसली. फिर आता है एक दूसरा टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड. अगर आप बहुत लकी रहे एग्जामिनेशन में तो आपको इस प्रकार के कुछ एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे. एडवांटेजेस ऑफ अ म्यूचुअल फंड. प्रोफेशनल मैनेजमेंट. अब याद करो कैसे पढ़ा था, याद आ रहा है? एंजल एकदम मस्ती में. तो अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, प्रोफेशनल, इधर जान दो आप लोग पढ़ाई पे. एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड. तो जब हम एडवांटेजेस की बात करेंगे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट कि पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड मैनेज किया जाएगा प्रोफेशनल तरीके से. डाइवर्सिफिकेशन एडवांटेज मिलेगा. कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, रिटर्न पोटेंशियल, लो कॉस्ट. 5 पॉइंट का ध्यान रखना है बस. प्रोफेशनल मैनेजमेंट कि भैया कोई फंड मैनेजर मैनेज करेगा तो बेटर ही मैनेज करेगा. इससे सीधा याद रखो कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, कोई और मैनेज कर रहा है, मुझे क्या, मैं तो सो जाऊंगा. ठीक है.
तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, उससे आता है डाइवर्सिफिकेशन। आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास पैसा कम है तो आप मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप 500 रुपए भी 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज लेके जाओगे। उसके बाद में जनरली रिटर्न पोटेंशियल इज हायर एंड कॉस्ट इज लोअर। तो याद कैसे रख सकते हो, 2+1+2। तो पहले 2 पॉइंट कौन से हो जाएंगे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, कि कोई प्रोफेशनल मैनेज कर रहा है तो मैं तो सो सकता हूँ ना आराम से, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एक बीच का पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन, तो डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज मिलता है। फिर लो और हाई, तो लो होगा कॉस्ट, हाई होगा रिटर्न पोटेंशियल। लास्ट के 2 पॉइंट क्यों नहीं बोल रहे हो, वो तो वैसे भी इतने इजी है, वो एक्चुअली म्यूचुअल फंड के बेनिफिट है, उसका कोई काउंटर पॉइंट भी नहीं है, उस पर डिस्कशन में भी दे ऑलवेज विन दैट म्यूचुअल फंड हैज लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड हैज ट्रांसपेरेंसी। तो लिक्विडिटी ट्रांसपेरेंसी म्यूचुअल फंड के पास है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड। पास्ट ईयर पेपर अगर हम देखते हैं कभी भी तो उसमें आपको 3 बार ये क्वेश्चन दिख जाएगा, रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड पिछले ही कुछ सालों के अंदर। तो व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड, 5 रिस्क हैं। मेमोरी टेक्निक तो सर याद नहीं है हमको इसकी, लेकिन हमको ये ध्यान है VCLCI, 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 ऐसा एग्जाम के दिन पहले चिल्ला के जाना VCLCI। V बोले तो वोलैटिलिटी रिस्क, कि हम म्यूचुअल फंड के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बट मार्केट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिस्क ना, तो मार्केट प्राइस कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, और मार्केट प्राइस अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो उससे हमारे म्यूचुअल फंड का एनएवी भी ऊपर नीचे होगा। सो वोलैटिलिटी रिस्क हमेशा रहेगी। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क कि हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है और वो डिफॉल्ट ही कर देते हैं कि सर हम तो नहीं दे पाएंगे, तो इफ एनी कंपनी डिफॉल्ट्स इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, क्रेडिट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क का मतलब हो गया कि वी आर ट्राइंग टू सेल द म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स बट वी आर अनेबल टू सेल इट ऑफ इफ देयर इज एनी लॉक इन रिक्वायरमेंट। जनरली लॉक इन होती है ईएलएसएस में, जहां पे इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है ना, इनकम टैक्स के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 1,50,000 तक का बेनिफिट मिलता है। तो ये जो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, ये बेनिफिट वाले के अंदर आपके ऊपर 3 ईयर का लॉक इन भी आ जाता है। तो इट इज जस्ट कि आपके ऊपर लॉक इन भी हो सकता है, तो लिक्विडिटी रिस्क भी है। उसके बाद में कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क, ये तभी आएगा इफ ऑल ऑफ योर मनी यू आर पुटिंग इन अ सिंगल म्यूचुअल फंड। अगर आप पूरा पैसा एक ही जगह लगा दोगे तो वो डूब गया तो आप भी डूब जाओगे, तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आता है। इफ यू इन्वेस्ट ऑल ऑफ योर मनी एट अ सिंगल प्लेस देन दैट इज कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। एंड लास्ट इज व्हाट, इन्फ्लेशन रिस्क। क्या था, वैगनआर, मर्सिडीज, yes, due to inflation. If you are losing the purchasing power due to inflation, क्या आपने सोचा था कि आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूं, 10 साल बाद मर्सिडीज लेंगे, आपके 10 लाख रुपए 10 साल बाद हो गए 14 लाख, लेकिन 14 लाख में अब वैगनआर भी नहीं मिल रही जो पहले 10 लाख में मिल रही थी। तो आपने इन्वेस्टमेंट के चक्कर में इन्फ्लेशन के कारण अपना परचेजिंग पावर ही लूज कर दिया। सो लूजिंग परचेजिंग पावर ड्यू टू इन्फ्लेशन, दैट इज इन्फ्लेशन रिस्क। कंटेस्ट करके जाना है, स्टार मार्क टॉपिक है। चलो मैं लगा देता हूँ स्टार मार्क, कोई बात नहीं, आपको मैं लगा के दे दूंगा। और यहां पे हमारे चैप्टर का सिर्फ मात्र केवल पार्ट ए खत्म होता है सर। हाँ हाँ हाँ, यहां पे हमारे चैप्टर खत्म होता है सिर्फ पार्ट ए, अभी तो पूरा पार्ट भी बाकी है। नाउ यूर अंडरस्टैंडिंग क्यों इसको टाइमर के साथ पढ़ना जरूरी है। अगर आप टाइमर लगा के नहीं बैठे पढ़ते टाइम तो आप बह जाओगे। 3-3, 4-4 घंटे यही टॉपिक चलेगा, सेल्फ स्टडी में सुबह से शाम तक यही पढ़ रहे हो, तो कंपल्सरी टाइमर लगा के पढ़ना है। फर्स्ट रीडिंग आज भी आप घर जाके पहली बार अगर पढ़ रहे हो, पूरे चैप्टर के वर्ड टू वर्ड एक एक चीज पढ़ रहे हो, फर्स्ट रीडिंग करो एकदम डेप्थ में, उसके बाद में जब भी पढ़ रहे हो टाइमर के साथ पढ़ेंगे। चलिए ये हो गया पार्ट ए। अब देखते हैं पार्ट ए में सब कुछ याद है क्या। पार्ट ए के बारे में बात करता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड, की प्लेयर्स इन म्यूचुअल फंड। ध्यान है, स्ट्रक्चर में कौन होते हैं मुझे बताओ, स्पॉन्सर, एएमसी, ट्रस्टी, ये मत बताओ, कस्टोडियन, आरटीए। और की प्लेयर्स में 5 होते हैं, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट 3 होते हैं, मार्केट इंटरमीडिएट्स। 5 प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन होते हैं, स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एएमसी, ये मत बताओ, यूनिट होल्डर एंड म्यूचुअल फंड। और 3 मार्केट इंटरमीडिएट्स में कस्टोडियन, आरटीए एंड डिपॉजिटरी। सुपर वंडरफुल। फिर आ गया क्लासिफिकेशन, तो म्यूचुअल फंड के टाइप्स में हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर में ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, प्लान्स हो सकते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट, और स्कीम्स के बेसिस पे तो बहुत सारे। फिर हम लोग आ गए म्यूचुअल फंड की टर्मिनोलॉजी पे, सिड, साई हमको पता है, इनका समरी, किम। उसके बाद में फैक्ट शीट। चलो मुझे बताओ, fact sheet has to be provided dash monthly, sid has to be updated dash yearly, kim has to be updated dash yearly, sai has to be updated quarterly। ठीक है साहब, बाकी कंटेंट्स तो यहीं से। उसके बाद मैं आता हूं बात एसआईपी। एसआईपी यार बहुत सारी बातें बोली थी बट 5 पॉइंट्स खास बोले थे उन्होंने, कि सबसे पहली चीज होगी एसआईपी क्या होता है, फिक्स अमाउंट को अगर आप पीरियोडिकली इन्वेस्ट करते हो दैट इज एसआईपी। यू कैन इन्वेस्ट एज लो एज 500 रुपीज। ये
इट इज गेनिंग पॉपुलैरिटी, इससे डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और लास्ट पॉइंट, इट इज नाइस वे टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है साहब। उसके बाद में एनएवी पढ़ा हमने, नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, कि एनएवी आपको कैलकुलेट करना होता है, एनएवी के अंदर आप फॉर्मूला क्या रखते हो, तो एनएवी के बारे में चीजें हमने पढ़ी। फिर आया हम एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो क्या क्या कवर करता है, ये सब लोगों के खर्चे आते हैं, एक्सपेंस रेशियो द परसेंटेज ऑफ एनएवी, ये सब चीजें हमने पढ़ी। होल्डिंग पीरियड रिटर्न एक न्यूमेरिकल का टॉपिक है। इवैल्यूएशन, हाँ 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 हाँ, नहीं भूल गए आप लोग वो वर्ड, इवैल्यूएट करते टाइम। अब उसके बारे में मत सोचो, पहले आ जाओ मेन टॉपिक पे, कि इवैल्यूएशन जब भी आप करेंगे म्यूचुअल फंड का, तो आप सबसे पहले कंसीडर करेंगे रिटर्न को, लेकिन आइसोलेटेड रिटर्न को कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड आप कंसीडर करेंगे बेंचमार्क को, तीसरे में कैटेगरी एवरेज रिटर्न को कंसीडर करेंगे, और लास्ट में आप एक्सपेंस रेशियो कंसीडर करेंगे। वंडरफुल। फिर आते हैं एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। रुको रुको, मैं बताऊंगा, कोई बोलेगा नहीं, मैं भी नहीं बोलूंगा तो कैसा लगेगा, रुक जाओ। पहले तो दो हो गए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एक वर्ड डाइवर्सिफिकेशन, लो कॉस्ट हाई पोटेंशियल ऑफ रिटर्न्स। फिर दो पॉइंट जिनका कोई तोड़ नहीं है, लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। और रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड, सीधे पॉइंट बोलो, वोलैटिलिटी, क्रेडिट, लिक्विडिटी, कॉन्सेंट्रेशन, इन्फ्लेशन रिस्क। दिस इज पार्ट ए। नाउ यू सी, जिसको हमें पढ़ने में इतने घंटे लगे, जिसको हमें अभी रिवाइज करने में भी आधा घंटा लग गया, लेकिन उसको अब रिवाइज करने में 2 मिनट लग रहे ना, इस लेवल पे पहुंचे तब क्लियर होंगे हम लोग, कि हम इससे, हम अगर इंडेक्स से पूरा चैप्टर बोल पा रहे हैं, फिर हाँ जो चीजें याद नहीं आई उसको देखने के लिए जा रहे हैं, तो हम एग्जाम के एक दिन पहले तूफान तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। अगर हमें हर एक टॉपिक में पूरा बार बार पढ़ना पड़ा, हमने पहले पढ़ा ही नहीं है, तो इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इंडेक्स से पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए, इस लेवल तक हमको जाना है। तो जब भी आप सेल्फ स्टडी में पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपका चैप्टर पूरा होता है, फिर इंडेक्स ओपन करो और अकेले पूरा चैप्टर बोलने की कोशिश करो, क्या यहाँ पे ये टॉपिक था, यहाँ पे 5 पॉइंट थे, यहाँ पे 6 पॉइंट थे, यहाँ पे कंसेप्ट था, तो यू कैन गेट टू नो कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं। फिर जो चीज नहीं आ रहा है, कोई लोड नहीं है, हम रोबोट तो है नहीं कि हमें सब कुछ आ जाएगा, फिर ओपन करके देख लेंगे ना हम, लेकिन यू विल बी बेटर देन 99% ऑफ पीपल राइटिंग द एग्जामिनेशन, अगर आप ऐसे पढ़ लेते हो। चल, इसके बाद में जीवन में अभी तक परेशानी खत्म नहीं हुई है, इसके बाद में आता है म्यूचुअल फंड का पार्ट बी, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। जैसे में शुरू होता है, सबसे पहले आते हैं कुछ छोट मोटे डेफिनेशंस। हमने लेक्चर कितने बजे शुरू किया था? कुछ भी ठीक है, ठीक है, नहीं 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 नहीं, संभालो, पता चला आप 3 लोगों को फोन लगाओगे। चलो इधर आओ। यस यार, हम लोग चैप्टर के पार्ट बी के ऊपर आ रहे हैं। पार्ट बी ऑफ द चैप्टर टॉक्स अबाउट सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। सबसे पहले आती है कुछ फुद्दू सी डेफिनेशंस, बिल्कुल लोड लेने का नहीं है, हम लोग सीधे आ रहे हैं पहले टॉपिक पे, रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। ये सीधा बात कर लेता है अबाउट स्पॉन्सर, कि अगर स्पॉन्सर कैसा होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं स्पॉन्सर में क्या क्या फीचर होने चाहिए, वो तो हम वहां से पढ़ेंगे, हमारे इस चार्ट से। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में स्पॉन्सर शुड हैव अ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड। साउंड ट्रैक रिकॉर्ड के लिए 4 और पॉइंट आते हैं, कि व्हाट डू यू मीन बाय साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, वो देखेंगे अभी, लेकिन साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड अ जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी, ये पहला पॉइंट हो गया, इसको स्थिर कर लो दिमाग में, डन। दूसरा पॉइंट स्पॉन्सर के लिए, स्पॉन्सर शुड बी अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन, फुल एकदम फिट एंड प्रॉपर पर्सन। उसके बाद में स्पॉन्सर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ स्पॉन्सर शुड नॉट बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड, शुड नॉट हैव convicted for an offense involving moral turpitude, should not have violated economic laws। ठीक है सर, यहां तक आएंगे। तो अगर मैं स्पॉन्सर की बात करूं तो 3 पॉइंट हो गए, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी, फिट एंड प्रॉपर पर्सन, एंड स्पॉन्सर, उसके डायरेक्टर और उसके जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं, दे आर नॉट guilty of fraud, they have not violated economic laws, and they are not convicted for offenses involving moral turpitude। इजी पीसी। यहाँ पे लैंग्वेज आप थोड़ा सा कन्विक्टेड, ये सारे वर्ड्स को अपने लेवल पे यूज कर सकते हो। ये हो गया 3 मेन पॉइंट। उसके बाद में दूसरे पॉइंट्स आते हैं। स्पॉन्सर शुड अपॉइंट ट्रस्टी, स्पॉन्सर हैज टू अपॉइंट एएमसी, एंड स्पॉन्सर हैज टू अपॉइंट कस्टोडियन। ये 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। फिर एक पॉइंट जो ग्रीन में आप भूल जाते हो, इफ देयर इज एन एक्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इट इज ड्यूली रेगुलेटेड विद, रजिस्टर्ड विद सेबी, कि अगर स्पॉन्सर का पहले से कोई म्यूचुअल फंड चल रहा है तो वो प्रॉपर्ली सेबी के पास रजिस्टर्ड है। ये हो गए स्पॉन्सर के पॉइंट। यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं ट्रस्टी को भी, और कंप्लीट करते हैं हम एएमसी को भी, तो वो याद रखना इजी हो जाएगा। ट्रस्टी के पॉइंट पे आता हूं, तो ट्रस्टी शुड बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एबिलिटी एंड स्टैंडिंग। जैसे स्पॉन्सर में लिखा है ना साउंड ट्रैक रिकॉर्ड,
पर्सन ऑफ जनरल रेपुटेशन एंड इंटीग्रिटी, वैसे ही यहां पे समरी में लिख दिया इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग एंड एबिलिटी, IAS, ठीक है। उसके अंदर दूसरा पॉइंट, ग्रीन वाले को इग्नोर करो सीधा, ट्रस्टी शुड हैव नॉट वायलेटेड सिक्योरिटीज लॉ, नॉट कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, नॉट गिल्टी ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस। तो जैसे स्पॉन्सर में तीन चीजें होती है, नॉट गिल्टी ऑफ फ्रॉड, नॉट convicted for offense involving moral turpitude and not violated economic laws, ये तीन पॉइंट है। यहां पर फ्रॉड वाला पॉइंट नहीं, उसकी जगह जाता है नॉट वायलेटेड सिक्योरिटीज लॉस, ऐसा। तो यहां पे तीन पॉइंट में एक पॉइंट चेंज है, दो सेम है। दो सेम कौन से हो जाएंगे, मॉरल टर्पिट्यूड वाला और इकोनॉमिक लॉस वाला। यहां पे जो फ्रॉड का पॉइंट था वो बन जाएगा सिक्योरिटीज लॉ। तो ट्रस्टी जो है, ट्रस्टी ने कभी भी सिक्योरिटीज लॉ को वायलेट नहीं किया, ट्रस्टी ने इकोनॉमिक लॉ को वायलेट नहीं किया, एंड ट्रस्टी इज नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। तो आप देखोगे तो इजी है ना, याद रखना, अब इतना मुश्किल नहीं लग रहा है, क्योंकि वहां पर जैसे जनरल रेपुटेशन, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड है, यहां पर आ गया इंटीग्रिटी, एबिलिटी, स्टैंडिंग। फिट एंड प्रॉपर पर्सन वाली यहां पे बात ही नहीं हुई है। यहां पर उसके बाद में लिया है सीधे, वो तीन ऑफेंसेस नहीं होने चाहिए, इजी है। अब ट्रस्टी के अंदर बात आता है कि ट्रस्टी जो है वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ना तो स्पॉन्सर से कनेक्टेड होना चाहिए, ना एएमसी से कनेक्टेड होना चाहिए, ना किसी और म्यूचुअल फंड से कनेक्टेड होना चाहिए। तो वहां पर तीन पॉइंट क्या होते हैं, ट्रस्टी ऑफ अ म्यूचुअल फंड कैन नॉट एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ एनी अदर म्यूचुअल फंड। जो हमारा ट्रस्टी है वो किसी और फंड का ट्रस्टी नहीं हो सकता। यहां एक और स्पेशल पॉइंट है, वो याद है तो बोनस है, कि अगर हमारा ट्रस्टी कंपनी है तो उसके डायरेक्टर किसी और म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी बन सकते हैं, लेकिन वो सेम ऑब्जेक्टिव वाला म्यूचुअल फंड नहीं होना चाहिए। खैर छोड़ो, सबसे 20 पॉइंट ध्यान रखना है कि जो हमारा ट्रस्टी है वो किसी और म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमारे जो ट्रस्टी हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नो एएमसी ऑफिसर और एम्प्लॉई कैन बी द ट्रस्टी। जो हमारे ट्रस्टी हैं वो एएमसी या उनके ऑफिसर एम्प्लॉई नहीं हो सकते। तो हमारे ट्रस्टी कहीं और ट्रस्टी नहीं हो सकते, हमारे ट्रस्टी हमारे एएमसी के ऑफिसर एम्प्लॉई या एएमसी नहीं हो सकते। और अब स्पॉन्सर के साथ क्या बोलते हैं कि हमारे ट्रस्टी के 2/3 लोग होने चाहिए इंडिपेंडेंट एंड शुड नॉट बी कनेक्टेड विद स्पॉन्सर और इट्स एसोसिएट। तो इजी है पॉइंट, तीन पॉइंट, ट्रस्टी किसी और जगह ट्रस्टी नहीं, एएमसी के साथ और स्पॉन्सर के साथ रिलेशन। आप देखो सबसे पहले स्पॉन्सर में भी तो लास्ट के पॉइंट ऐसे ही थे, यू टू अपॉइंट ट्रस्टी, एएमसी, कस्टोडियन। तो अब आप अदर्स के पॉइंट साथ में लिखते हो। आपको समझ में आ रहा है ना मैंने कैसे डिवाइड किया है पूरा, याद रखना काफी आसान हो जाएगा। इसके बाद में आता है एएमसी, असेट मैनेजमेंट कंपनी। इसमें ऊपर एक और पॉइंट आप लिखना चाहो ट्रस्टी में लिख दो कि फॉर्म सी के सारे पर्टिकुलर्स हमने अच्छे से फाइल कर दिए। फिर आता है हमारा असेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके अंदर पहला पॉइंट देखते हैं, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी। अरे जबरदस्त। नेक्स्ट, इट हैज टू बी अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन। द डायरेक्टर और की पर्सन ऑफ एएमसी शुड नॉट हैव वायलेटेड सिक्योरिटीज लॉ, should not have convicted for any offense involving moral turpitude and should not have violated securities law। अरे सब कुछ एक जैसा ही तो है। तो अगर इस प्रकार से पढ़ा तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। फिर आ जाता है एएमसी के अदर पॉइंट्स। तो एएमसी का रिलेशन आ रहा है बीओडी वगैरह से, एटलीस्ट 50% ऑफ द बीओडी आर नॉट एसोसिएटेड विद स्पॉन्सर और इट्स सब्सिडरीज। जैसे ट्रस्टी में लिखा था कम से कम 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए और स्पॉन्सर से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, वैसे एएमसी में लिखा है कि कम से कम 50% ऑफ द बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एएमसी, should not be associated with sponsor or its subsidiary. Chairman of AMC cannot be the trustee of any mutual fund. किसी और म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी नहीं हो सकता है। और एक छोटा सा पॉइंट लास्ट में, minimum net worth has to be 50 crore. If you study it in this fashion, it really reduces your trouble. ऐसा। चलो आपको और परेशान करते हैं थोड़ा सा। अगर मैं यहां पर देखता हूं म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन के पार्ट बी के अंदर, तो डेफिनेशन तो फुद्दू है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन, ये हो गया स्पॉन्सर के बारे में, ये हो गया स्पॉन्सर के बारे में एक टॉपिक। उसके बाद में नॉर्म्स ऑफ शेयर होल्डिंग एंड गवर्नेंस, ये तूफान टॉपिक है। फिर आएगा टर्म्स एंड कंडीशन, ये बहुत इजी टॉपिक है। फिर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम अपॉइंटेड एज ट्रस्टी। उसके बाद में आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ एएमसी, इजी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एएमसी। तो ये और ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? अब हम रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ भी है ही नहीं, अब काफी आसान आसान लगना चाहिए। चलो ट्रस्टी के बारे में पॉइंट हो गया। इसके साथ में स्पॉन्सर के पॉइंट में सबसे पहली पॉइंट लिखी थी, स्पॉन्सर हैज टू बी अ पर्सन हैविंग साउंड ट्रैक रिकॉर्ड। साउंड ट्रैक रिकॉर्ड क्या होता है उसको लेके 4 पॉइंट दिए। स्पॉन्सर इज एंगेज द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर 5 years, कम से कम 5 साल से, 5 ईयर के पॉइंट है, कम से कम 5 साल से आप फाइनेंशियल सर्विस के बिजनेस में थे। यू हैव पॉजिटिव नेटवर्थ फॉर 5 years, 5 साल से आपका नेटवर्थ कैसा है, पॉजिटिव है। इन नॉर्मल केसेस के अंदर नेटवर्थ ऑफ स्पॉन्सर, स्पॉन्सर का जो नेटवर्थ है, शुड बी मोर देन द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय स्पॉन्सर इन एएमसी। कि स्पॉन्सर का जो नेटवर्थ है, इट शुड बी मोर देन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय स्पॉन्सर इन एएमसी। ओके, लेकिन अगर ये केस हो रहा है, इफ देयर इज चेंज इन कंट्रोल ऑफ एएमसी, देन नेटवर्थ ऑफ स्पॉन्सर शुड बी मोर देन
मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स अक्वायर्ड और द पार वैल्यू ऑफ शेयर। तो आप इसको मार्केट वैल्यू ही मानो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लिखते टाइम पार लगा देंगे, बट पढ़ते समय ऐसे ध्यान रखो कि अगर मैनेजमेंट चेंज हुआ है सो द नेटवर्थ ऑफ द स्पॉन्सर शुड बी मोर देन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स अक्वायर्ड ऑफ द एएमसी। तो नॉर्मल केसेस के अंदर क्या होता है, नॉर्मल केसेस में हम लोग रूल रखते हैं दैट कभी भी स्पॉन्सर का नेटवर्थ शुड बी मोर देन द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड इन एएमसी। बट इफ देयर इज एनी चेंज इन कंट्रोल, इन दैट केस the net worth of sponsor should be more than market value of shares acquired in AMC। अब उसको लिखते टाइम मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स acquired और पार वैल्यू ऑफ शेयर्स whichever is higher कर दिया जाएगा। 99.9% केसेस में मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर रहेगा। उसके बाद में आ जाता है साथ में लास्ट पॉइंट, द कंपनी शुड हैव अ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स, आफ्टर डेप्रिसिएशन टू बी इन 3 आउट ऑफ 5 years। पिछले 5 में से 3 सालों के अंदर इंक्लूडिंग द 5th ईयर आपका होना चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये नहीं है तो आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए कम से कम 100 CR। ये 4 पॉइंट्स अगर आप चेक करते हैं, चारों पॉइंट्स में अगर आप सेटिस्फाइड रहते हैं, तब आपके म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर को कहा जाएगा अ पर्सन हैविंग साउंड ट्रैक रिकॉर्ड। वापस एक बार, अ पर्सन हैविंग साउंड ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर सबसे पहले वो फाइनेंस या फाइनेंशियल सर्विस के बिजनेस में होनी चाहिए फॉर 5 years, पॉजिटिव नेटवर्थ फॉर 5 years। उसके बाद में नॉर्मल केस में रिक्वायरमेंट ये रहती है दैट द नेटवर्थ ऑफ स्पॉन्सर शुड बी मोर देन द capital contributed in AMC। But if there is any change in control, then the net worth of sponsor should be more than market value of assets or par value of shares, whichever is higher। ये इससे ज्यादा आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए। उसके बाद में लास्ट पॉइंट आ जाता है कि आपका पिछले 5 में से 3 सालों में होनी चाहिए प्रॉफिट इंक्लूडिंग द 5th year, and the profit should be profit after tax, after all the expenses। And if you do not comply with this condition, then you've got an option, your net worth has to be at least 100 CR। लास्ट वाली कंडीशन के अंदर ऑप्शन आ जाता है। और ये हुआ हमारा सबसे पहला टॉपिक, दैट इज स्पॉन्सर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है म्यूचुअल फंड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरह भी, तो भी चलेगा। तो दोनों के लिए यही पॉइंट आते हैं। उसके बाद में आता है नॉर्म्स फॉर शेयर होल्डिंग एंड गवर्नेंस इन म्यूचुअल फंड। बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने नॉर्म्स फॉर शेयर होल्डिंग इन म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड के अंदर शेयर होल्डिंग का क्या नॉर्म है। ये क्या कहता है, अच्छे समझना। ये चार्ट तभी समझेगा जब टॉपिक सबसे पहले अच्छे से क्लियर है। ये ऐसा कहता है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, कोई भी म्यूचुअल फंड का, स्क्रीन पे ध्यान दो, अभी नोट्स में मत देखो, नोट्स में देखने के लिए पूरा घर है, पूरा घर पे रहने वाला समय है। यहां पर आता है कोई भी म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर या उसका एसोसिएट या ग्रुप कंपनी एंड एएमसी शुड नॉट बी अ शेयर होल्डर और वोटिंग राइट ऑफ हैविंग शेयर होल्डर और वोटिंग शेयर होल्डिंग और वोटिंग राइट ऑफ 10% और मोर इन any other mutual fund, in the trustee company or in the AMC of any other mutual fund। I'll repeat it again, अच्छे से देखो। किसी भी म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर या उसके एसोसिएट या उसके ग्रुप कंपनी या उस म्यूचुअल फंड का AMC का क्या नहीं होना चाहिए, शेयर होल्डिंग या वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए 10% से ज्यादा, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड नहीं होना चाहिए किसी भी और म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी कंपनी या किसी भी और म्यूचुअल फंड के एएमसी कंपनी पे। आई विल रिपीट इट अगेन, अच्छे से फोकस करना, ये रिवीजन का रिवीजन चल रहा है, फोकस हियर। किसी भी, ओके नहीं, ए नहीं, नहीं सिरी बाय, बिल्कुल नहीं बोलना है सिरी, गुस्सा नहीं, सॉरी सिरी, सिरी बाय बाय। चलो इधर आओ, ये क्या कह रहे हैं वापस एक बार, कोई भी म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर या स्पॉन्सर के एसोसिएट कंपनी या ग्रुप कंपनी या कोई भी म्यूचुअल फंड का एएमसी कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर और हैविंग वोटिंग राइट और हैविंग 10% और मोर और हैविंग रिप्रेजेंटेशन बोर्ड ऑन इन द ट्रस्टी कंपनी और एएमसी कंपनी ऑफ एनी अदर म्यूचुअल फंड। आर यू अंडरस्टैंड? इसको जब भी पढ़ो 3 बार ही पढ़ो, तभी दिमाग में बैठता है। एक लास्ट बार, कोई भी हमारा म्यूचुअल फंड है तो हमारे म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर, उसकी एसोसिएट कंपनी, उसकी ग्रुप कंपनी और एएमसी, ये किसी भी और म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी कंपनी या एएमसी कंपनी के अंदर 10% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते या रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड नहीं रख सकते। सेकेंड पॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सेज हमारे म्यूचुअल फंड के श्री बाय, हमारे म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी कंपनी या एएमसी कंपनी के अंदर कोई भी व्यक्ति के पास अगर 10% उससे ज्यादा शेयर्स है, अगर हमारे ट्रस्टी कंपनी या एएमसी कंपनी के अंदर किसी भी व्यक्ति के पास में 10% उससे ज्यादा शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट्स है, तो वो व्यक्ति भी किसी भी म्यूचुअल फंड के
ट्रस्टी कंपनी या एएमसी कंपनी के अंदर 10% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट नहीं रख सकता है या रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड नहीं रख सकता है। एंड दिस इज नॉर्म्स फॉर शेयर होल्डिंग इन म्यूचुअल फंड। कि म्यूचुअल फंड के शेयर होल्डिंग नॉर्म्स ये है। एन आउटस्टैंडिंग टॉपिक। इसके बाद में अगर आगे बढ़ता हूं, इसके बाद में हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। ये तो फुद्दू सा टॉपिक है कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे ध्यान रखोगे कि हम म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 को कंप्लाई करेंगे, हम सेबी को इन्फॉर्म करेंगे अगर हमने कोई भी पुरानी इन्फॉर्मेशन गलत दी थी, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हमने दी वो चेंज हुई है तो ये भी इन्फॉर्म करेंगे, और सेबी है तो उसको एक लिफाफा बना के भी दे देंगे हम, फीस तो देनी ही है। दीज आर नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, दीज वुड आइडियली नेवर बी आस्क्ड, वेरी इजी। उसके बाद में आता है ट्रस्टी के अपॉइंटमेंट को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रस्टी। ट्रस्टी के अंदर बता रहे हैं कि सबसे पहले व्हाट यू टू डू, यू हैव टू क्रिएट अ ट्रस्ट डीड, डन। उसके बाद में a trust deed will never have a clause, a trust deed can never have a clause which limits the liability of the trustee or company। ट्रस्टी या कंपनी की लाइबिलिटी को आप कम कर दें, ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं हो सकता है कभी भी ट्रस्ट डीड के अंदर। बेसिक पॉइंट है, क्वेश्चन पूछना कठिन है। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रस्टी। इसी को हम टॉपिक पढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। चलो एक बार यहां पे खुद से बोलने की कोशिश करते हैं, इसको भी नहीं देखते, किसी को भी नहीं देखते। ट्रस्टी का हमने जो पहले चार्ट पढ़ा था उससे कितना याद है, नोट्स में मत देखना। सबसे पहले मुझे बताओ, मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, अपन जो नॉर्मली बोलते हैं, अपन नॉर्मली फॉर स्पॉन्सर एक वर्ड यूज करते हैं साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, वैसा कुछ यहां पे बोलते हैं क्या? नहीं, ट्रस्ट में बोलते हैं पर्सन ऑफ एबिलिटी इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, IAS बोल सकते हैं, इंटीग्रिटी एबिलिटी स्टैंडिंग। उसके बाद में सीधा फिट एंड प्रॉपर पर्सन जैसी कोई बात है नहीं, सीधा लॉज के पॉइंट पे आ जाएंगे तो हम सीधा आ जाते हैं कि इन्होंने इन तीनों में से कोई भी पॉइंट में कवर नहीं होने चाहिए। पहला पॉइंट ले लेता हूं मैं, सिक्योरिटीज लॉ वायलेट नहीं किया, ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड नहीं किया है, इकोनॉमिक लॉज वायलेट नहीं किए। उसके बाद मैं ट्रस्टी की बात करता हूं, तो ट्रस्टी का रिलेशन मुझे करना है अदर ट्रस्टी से, तो जो हमारे म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी है वो किसी भी और म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी नहीं बन सकता। उसका एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर हमारा ट्रस्टी कंपनी है तो उस केस के अंदर उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो दूसरे म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी बन सकते हैं। हमारा जो ट्रस्टी है वो हमारा एएमसी भी नहीं हो सकता, एएमसी का कोई ऑफिसर और एम्प्लॉय भी नहीं हो सकता है। हमारा जो ट्रस्टी है वो होना, उसके एटलीस्ट 2/3 ट्रस्टीज होने चाहिए इंडिपेंडेंट एंड नॉट कनेक्टेड विद स्पॉन्सर। बहुत ही भारी। चलिए इसके बाद में टॉपिक आता है अप्रूवल ऑफ सेबी फॉर अपॉइंटमेंट ट्रस्टी। 1 लाइन का टॉपिक है, टॉपिक से ही ऑलमोस्ट उसी साइज का तो एक्सप्लेनेशन है कि आप जब भी ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे आप सेबी का अप्रूवल लेंगे। फिर आता है असेट मैनेजमेंट कंपनी, अपॉइंटमेंट ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनी, हु विल अपॉइंट असेट मैनेजमेंट कंपनी, स्पॉन्सर और ट्रस्टीज, जैसे भी डिसाइड होगा वैसे अपॉइंट करेंगे। एएमसी को टर्मिनेट किया जा सकता है बाय ट्रस्टीज, मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टी और बाय 75% ऑफ यूनिट होल्डर। और आप जब भी रिमूव कर रहे हैं तो आपको सेबी और यूनिट होल्डर का अप्रूवल लेना है। तो अगर 75% से अप्रूवल से ही रिमूव कर रहे हैं यूनिट होल्डर तो सिर्फ सेबी का अप्रूवल लेना है, और मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टी रिमूव कर रहे हैं तो यूनिट होल्डर का अप्रूवल भी लेना है और सेबी का अप्रूवल भी लेना है। फिर आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एएमसी। अब उस चार्ट से पढ़ा था तो देखो ऑलरेडी याद आना चाहिए आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एएमसी हमने बहुत टाइम लगा के पढ़ा इस टॉपिक को। सबसे पहला साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी, फिट एंड प्रॉपर पर्सन। उसके बाद में ट्रस्ट, एएमसी या एएमसी के की पर्सनल डायरेक्टर, इन लोगों ने वायलेट नहीं करना चाहिए क्या? सिक्योरिटीज लॉ, इकोनॉमिक लॉज एंड ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। फिर 2 पॉइंट है, एएमसी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके एटलीस्ट 50% जो हैं वो स्पॉन्सर या उसके एसोसिएट से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, और एएमसी का जो चेयरपर्सन है वो किसी भी और म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी नहीं बन सकता है। एएमसी का नेटवर्थ होना चाहिए मिनिमम 50 CR। माय गुडनेस। इसके बाद में टॉपिक आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टोडियन। अगर आप कभी भी कस्टोडियन को अपॉइंट करना चाहते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आपको उसका इंटीमेशन सेबी को दे देना विद इन 15 डेज। उसके बाद में जो भी कस्टोडियन है, जो भी आप असेट ले रहे हो, सिक्योरिटी है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसका कस्टडी रखता है कस्टोडियन, एज इजी एज दैट। अग्रीमेंट विद कस्टोडियन, म्यूचुअल फंड हैज टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद कस्टोडियन, और ये होगा विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ ट्रस्टी। फिर आता है टॉपिक प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग ऑफ स्कीम, कि स्कीम को लॉन्च कैसे करेंगे। एकदम सिंपल, बहुत इजी पॉइंट है, कुछ खास नहीं है। The scheme has to be approved by trustee and the offer document is filed to SEBI। ट्रस्टी से अप्रूवल ले लिया, सेबी को ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर लिया। ऑफर डॉक्यूमेंट में सारे एडिक्वेट डिस्क्लोजर होने चाहिए एंड फाइलिंग फीस दे दी किसको? सेबी को। यहाँ पे ऑप्शन रहता है मिनिमम फाइलिंग फीस पहले दे दो और बाकी आप विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड दे सकते हैं। फिर आपने स्टॉक एक्सचेंज से ले लिया इन प्रिंसिपल अप्रूवल। क्लोज एंडेड स्कीम है तो उसका लिस्टिंग क्या है? मैंडेटरी, वो आपने करवा लिया। और लास्ट 8th पॉइंट पे आता हूं सीधा, AMC is required to refund the application money within 5 working days of the closure of subscription अगर अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। एकदम अच्छे से पढ़ते हैं। 7th पॉइंट पे जाने के पहले स्कीम को कभी भी लॉन्च कर रहे हो ट्रस्टी से अप्रूवल कराना है।
सेबी के पास फाइल करना है, सेबी को फीस देनी है, डिस्क्लोजर देने ऑफर डॉक्यूमेंट में, स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है। ये तो बहुत ही ईजी है। ट्रस्टी का अप्रूवल लिया, सेबी पे फाइल किया, सेबी को फीस दी, स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लिया, ऑफर डॉक्यूमेंट में सारे डिस्क्लोजर्स दिए। उसके बाद में अगर क्लोज एंडेड स्कीम है तो उसका अनिवार्य रूप से आपको कराना पड़ेगा लिस्टिंग। ये पहले पढ़ा हुआ टॉपिक का कनेक्शन आया। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है या ओवर सब्सक्रिप्शन है तो आपको रिफंड कर देना है 5 डेज के अंदर। अब पॉइंट नंबर 7 में 3 पॉइंट थे, याद आ रहा है? यही एक पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 7 में 3 पॉइंट्स है। नो स्कीम कैन बी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर मोर देन 15 डेज एक्सेप्ट ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम को छोड़ के कोई भी स्कीम 15 दिन से ज्यादा चालू नहीं रह सकती। ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन नॉट अलाउड। सेकंड, ऑफर डॉक्यूमेंट शुड कंटेन, एक तो अंडर सब्सक्रिप्शन, ये इजी है। सेकंड इज ट्रिकी, एक्सटेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन टू बी रिटेन, हमने डिस्कस किया था क्लास में। और लास्ट पॉइंट आता है, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन full allotment has to be done to allottees who have made an application up to 5000 units। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो यहां पे 7 पॉइंट्स, मतलब 8 में से 7th पॉइंट हटा दो तो रिमेनिंग 7, और इसको आप 3 कर दो तो 10 पॉइंट्स हो जाता है। तो आपको ये 10 पॉइंट्स के अंदर से एग्जामिनेशन के अंदर पॉइंट बना के लिखने बहुत आसानी से हो जाता है। 7th पॉइंट इज द डेंजर पॉइंट, बाकी सब तो बहुत इजी पीजी, करे परेशानी की बात ही नहीं। फिर आता है आपका एक फुदू सा टॉपिक, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। कि म्यूचुअल फंड को कुछ कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो करना है, उसको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देना है सारे स्टेक होल्डर को, कि सारे स्टेक होल्डर्स को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देते रहना है। अरे फैक्ट शीट मंथली देते हैं ना हम लोग, एयूएम को मंथली देते हैं, उसका क्वार्टरली एवरेज देते हैं, एनएवी तो हम डेली डिक्लेयर करते हैं। तो टाइम टू टाइम सबको इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद में एक्सेसिव कंसंट्रेशन नहीं करना है विद द ब्रोकरेज फर्म और एसोसिएट। किसी भी ब्रोकरेज फर्म या एसोसिएट पे एक्सेसिव कंसंट्रेशन नहीं करना है। हमारे सिलेबस में नहीं है, वरना एक्चुअली आपको बताऊं ना तो लिमिट भी दे रखी है कि एक ब्रोकरेज फर्म से आप कितना बिजनेस कर सकते हो। और मैं एक बात बताऊं, नहीं मैं बताए बिना आगे नहीं बढ़ू, तूफान चीज हो गई, कोई बात नहीं, ब्रेक समझ लो, अच्छे से इस बात को समझना। एक केस हुआ, अरे नहीं नहीं, रियल लाइफ केस की बात कर रहा हूं। दिस वाज अ केस लॉ जो गया सुप्रीम कोर्ट तक। एक म्यूचुअल फंड था, उसके ऊपर ये लिमिट थी ब्रोकिंग फर्म की। हमारे सिलेबस में तो एक लाइन लिखी है कि एक्सेसिव कंसंट्रेशन मत करो ब्रोकिंग फर्म पे। इसके डिटेल रूल्स में लिमिट भी दे रखी है कि कितने लिमिट तक आप एक ब्रोकिंग फर्म वगैरह से कर सकते हो। तो उस म्यूचुअल फंड ने वायलेट कर दिया, जो लिमिट थी उससे ज्यादा एक ही ब्रोकिंग फर्म वगैरह से ट्रेड कर लिया। तो लिमिट्स को ब्रीच कर दिया। लिमिट्स को ब्रीच किया तो सेबी ने उसके ऊपर पेनल्टी लगाई। एग्जाम्पल समझो 5 लाख की अमाउंट, एग्जाम्पल ले रहा हूं, बाकी केस रियल लाइफ है। तो सेबी ने उसके ऊपर पेनल्टी लगाई। तो वो म्यूचुअल फंड गया सैट के पास और बोला कि अरे हमारा इंटेंशन नहीं था, गलती से हो गया, तो प्लीज पेनल्टी हटा दो। सैट ने पेनल्टी हटा दी। सैट ने पेनल्टी हटा दी। सेबी ने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट के पास कि ये क्या बात हुई, गलती से हुआ। गलती से हुआ तो हर एक केस में एक्सक्यूज हो जाएगा। मैलिफाइड इंटेंशन, कि उनका इंटेंशन था या नहीं था, ये कोई रेलेवेंट फैक्टर नहीं है। वायलेशन हुआ, फाइन भरो। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि सिक्योरिटीज लॉ कहीं पे भी इंटेंशन मैटर नहीं करता है। किसी भी सिविल लॉ में, सिविल एक्ट में इंटेंशन मैटर करता ही नहीं। क्रिमिनल लॉ में इंटेंशन मैटर करता है, सिविल लॉ में इंटेंशन कभी मैटर नहीं करता है। तो सिविल लॉ में अगर किसी ने वायलेशन किया है तो उन पे पेनल्टी लगेगी। दे कैन नॉट कम अप विद एन एक्सक्यूज कि हमारा इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन इज नॉट रेलेवेंट, वायलेशन हुआ तो पेनल्टी लगेगी, और उस म्यूचुअल फंड के ऊपर पेनल्टी लगाई गई। आर वी अंडरस्टैंडिंग? सिरी प्लीज बाय बाय सिरी बाय। क्या हो गया सिरी को, आज बहुत अकेला अकेला लग रहा है उसको शायद। ठीक है, केस समझ में आ गया? बहुत ही बाप केस है। और ये केस आपको वैसे भी बताना था। आप समझो ये केस आपके सिलेबस में भी है, ये मान के चलिए, ठीक है ना। ये इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट के माध्यम से दिया था ओल्ड सिलेबस के बच्चों को, ऐसा तो कोई बड़ी बात नहीं है और इजी है। आपके लिए टेक अवे क्या रखना है, हर एक स्टूडेंट को टेक अवे ये रखना है कि इंटेंशन डज नॉट मैटर। इंटेंशन आपका था नहीं था, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने वायलेशन किया तो पेनल्टी लगेगी। चलो छोड़ो, हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो टाइमली इंफॉर्मेशन देना सबको। एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन किसी भी एक ब्रोकरेज फर्म या एसोसिएट के साथ नहीं करना है। हमें सारे स्कीम वाइज प्रॉपर सेग्रीगेटेड बैंक अकाउंट और सिक्योरिटीज को रखना है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही, जो ऑफर डॉक्यूमेंट में इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लिखा था उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है हमको। अनएथिकल मींस यूज नहीं करना है, इंटीग्रिटी फेयरनेस को फॉलो करना है, और एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स कभी भी देने नहीं है। चलो अच्छे से करते हैं, ये याद करो। 8 पॉइंट्स है, लास्ट के 4 याद रखना इजी है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद में हमें इंटीग्रिटी फेयरनेस को फॉलो करना है। अनएथिकल मीन्स हमें नहीं करना है, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स हमें नहीं करने हैं।
तो 4 पॉइंट में हो गया, 2 चीजें जो करनी है, 2 चीजें नहीं करनी, वेरी इजी। एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स नहीं देना है, अनएथिकल मींस यूज नहीं करना है, इंटीग्रिटी के साथ में काम करना है, और जैसा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होगा वैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये 4 पॉइंट। उसके बाद में ऊपर के 3 पॉइंट आ जाएंगे कि आपको सेग्रीगेट के रखना है बैंक अकाउंट्स और सिक्योरिटीज को स्कीम वाइज, हर एक स्कीम का बैंक अकाउंट सिक्योरिटीज अलग रखना है। उसके बाद में आ जाएगा आपका कि एक्सेसिव कंसंट्रेशन नहीं करना है किसी एक ब्रोकरेज फर्म के ऊपर आपको, और उसके बाद में आएगा टाइमली इन्फॉर्मेशन देना सारे स्टेक होल्डर को। दिस इज कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। अनदर वन ऑफ दोस टॉपिक एग्जाम में आ गया तो वेरी जनरल, वेरी जनरल, क्या लिखेंगे समझ नहीं आएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो हम लिख देंगे, क्योंकि जनरल नहीं है ना, ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक आंसर्स में मेहनत करते तो हमको समझता है, जनरल आंसर का प्रॉब्लम जिसमें कुछ है ही नहीं कंटेंट, इसलिए। एडवर्टीजमेंट कोड, सबसे पहली बात, एडवर्टीजमेंट कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? क्यूट होना चाहिए सर, स्मॉल होना चाहिए सर, एकदम गुलू गुलू होना चाहिए। अरे गधों, कैसा होना चाहिए? एक्यूरेट, ट्रू, फेयर, क्लियर, कंप्लीट, अनएम्बिगुअस एंड कंसाइज होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, फॉल्स नहीं होना चाहिए, बायस, डिसेप्टिव, assumptions के बेस, टेस्टिमोनियल, रैंकिंग, ये सब नहीं होना चाहिए। इजी है। उसके बाद में भाई को नहीं ले सकते हम, नो सेलिब्रिटी शेल फॉर्म पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। उसके बाद में सर्व, हमारा एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी और एडवर्टीजमेंट को डिस्क्रेडिट या कंपैरिजन नहीं कर सकता है। उसके बाद में स्टैंडर्ड वार्निंग होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। अगर ऑडियो विजुअल मीडिया बेस्ड ऐड है तो ये आपका विजुअल में भी होना चाहिए, उसका ऑडियो रिट्रेशन भी होना चाहिए फॉर रीजनेबल टाइम। उसके बाद में फिनोलेक्स, आपका कभी भी इस प्रकार से आपको अपना एडवर्टीजमेंट नहीं बनाना है म्यूचुअल फंड का कि वो इट वुड बी मिसअंडरस्टूड बाय पीपल, इट शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड बाय पीपल, ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं बनाना है। दिस इज एडवर्टीजमेंट कोड। इसके बाद में आता है आपका एक लास्ट टॉपिक जो परेशान करेगा और खत्म हो जाता है, प्राइसिंग ऑफ म्यूचुअल फंड इज नथिंग। ये और न्यूमेरिकल्स के साथ में बेहतर जाता है, बट अगर हम बात करते हैं तो ये बताते हैं कि जब भी आपको म्यूचुअल फंड को लॉन्च कर रहे हैं तो प्राइस एट विच, फ्रॉम म्यूचुअल फंड पॉइंट ऑफ व्यू, द प्राइस एट विच द यूनिट्स विल बी सोल्ड and repurchased should be mentioned, should be done as per SEBI. I repeat again, the price at which the units will be sold and repurchased should be in the manner prescribed by SEBI. Second point, you have to provide the methodology of calculation of sale price and repurchase price. And last point, the repurchase price cannot be less than 95% of NAV. ये 3 पॉइंट है प्राइस को लेकर, तो ये इजी टॉपिक है। और ये आता है हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक, रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बाय म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस है? चलो, 10%, 10%, 10%, 5%, 25%, ये 5 लिमिट अगर आपको याद है तो आपका टॉपिक ही कंप्लीट हो जाता है। 10% क्या कहता है? सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि एक कंपनी डेट सिक्योरिटी, एक म्यूचुअल फंड डेट सिक्योरिटीज में कितना इन्वेस्ट कर सकता है? A mutual fund can maximum invest 10% of its NAV in any single debt securities. यहां पे और ध्यान रखना है बात का कि डेट सिक्योरिटी सिर्फ ऐसी होनी चाहिए जिसका इन्वेस्टमेंट ग्रेड का रेटिंग तो होना ही चाहिए। और ये जो 10% है ये बढ़ के कैसा हो सकता है? 12% अगर हम अप्रूवल ले लेते हैं ट्रस्टी वगैरह का। किस किस का अप्रूवल लेना है? ट्रस्टी एंड बीओडी ऑफ एएमसी। तो अगर हम उनका अप्रूवल ले लेते हैं तो 10 बढ़ के 12 हो जाता है। तो पहला 10% का रूल है कि एक म्यूचुअल फंड किसी भी डेट सिक्योरिटी में मैक्सिमम 10% ऑफ इट्स एएमसी ऑफ इट्स एनएवी इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा 10% का लिमिट है, कोई भी म्यूचुअल फंड अगर अनलिस्टेड डेट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो सर हमको पसंद ही नहीं, आप अनलिस्टेड डेट में इन्वेस्ट ही मत करो। हाँ, आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करो, बट अदरवाइज अनलिस्टेड डेट में मत करो। हाउएवर अगर आपको बहुत ही मस्ती है, आपको करना ही अनलिस्टेड डेट में, तो आप कर सकते हो 10% ऑफ डेट पोर्टफोलियो। बहुत जबरदस्त। तीसरा आता है कि अगर हमें किसी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो करो, बट यू कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ द कंपनीज पेड अप कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट। उस कंपनी की जो पेड अप कैपिटल टोटल उसका 10% से ज्यादा आप खरीद नहीं सकते। पहले 3 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। आई विल रिपीट अगेन, कोई भी एक म्यूचुअल फंड अगर कभी भी डेट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो डेट सिक्योरिटीज के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकता है 10% ऑफ इट्स एनएवी। ठीक है, दिस 10% कैन टर्न 12 विद द अप्रूवल ऑफ बीओडी ऑफ एएमसी एंड ट्रस्टीज। उसके बाद में यहां पे आप उसी डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, इसको मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड मिला है। उसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट कि आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं अनलिस्टेड इक्विटी के अंदर, तो अनलिस्टेड इक्विटी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अप टू 10% ऑफ डेट पोर्टफोलियो। और थर्ड आता है कि सर अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो मैक्सिमम 10% ऑफ सच कंपनीज पेड अप कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट्स। आर यू ऑल विद मी? काफी आसान है।
इसके बाद मैं आता हूं फोर्थ पॉइंट में, इजी है। क्या एक म्यूचुअल फंड किसी और म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है क्या? अगर करना ही चाहता है तो आपको ध्यान रखना है कि नहीं, सॉरी, क्या एक म्यूचुअल फंड अपने यूनिट्स को, अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर सकता है कि किसी और म्यूचुअल फंड के पास में? तो कर सकता है, लेकिन अगर एक म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर बेच रहा है किसी और म्यूचुअल फंड को, तो उस केस में इट हैज टू बी डन एट द मार्केट प्राइस एंड यू टू टेक केयर ऑफ द अदर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए। फिर आता है, क्या एक म्यूचुअल फंड किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है क्या? तो इनका आंसर है नॉट मोर देन 5% ऑफ इट्स एनएवी। हमारे एनएवी का 5% तक हम दूसरे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली ये फंड ऑफ फंड्स की बात नहीं है, फंड ऑफ फंड्स में ऐसी कोई लिमिट होती नहीं है, फंड ऑफ फंड्स में आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो, फंड ऑफ फंड्स इंडिया में होते ही नहीं है। फिर आ गया फुद्दू फुद्दू 2 पॉइंट, म्यूचुअल फंड विल इन्वेस्ट ओनली इन डिलीवरी बेस्ड। डिलीवरी बेस्ड के अंदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है, डेरिवेटिव वगैरह नहीं कर सकता है। म्यूचुअल फंड जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा इट हैज टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, खुद के नाम पे उसको आई जस्ट होप कि ये अभी अभी गया। चलिए यारों, चैन से सुना है तो जाग जाओ और किसी के साथ कुछ बुरा मत करो, ठीक है? दुआओं की बहुत जरूरत है हमें इस दुनिया में, किसी के सिर पे मार के मत भाग जाओ, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। चलिए यारों, ध्यान रखते हैं हम लोग यहाँ पे, चौके चौके चौके, अरे कोई टेंशन मत लो, मनोज सब सही कर देगा, ठीक है ना? यस, चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग कहां पे थे? हम लोग थे ऑन द टॉपिक ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड। उसमें हमने 10% को देख लिया, 10% को देख लिया, 10% को देख लिया, 5% को भी देख लिया, है ना? कि म्यूचुअल फंड किसी और म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट कर सकता है? नॉट मोर देन 5% ऑफ इट्स एनएवी। और उसके बाद हम आगे जा रहे थे, 2 फुद्दू पॉइंट्स थे कि म्यूचुअल फंड सिर्फ इन्वेस्ट कर सकता है किसमें? म्यूचुअल फंड कैन ओनली इन्वेस्ट डेरिवेटिव बेस्ड। म्यूचुअल फंड जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो उसको खुद के नाम पे लेना है, म्यूचुअल फंड का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा इट हैज टू बी इन इट्स ओन नेम। उसके बाद में एक पॉइंट अच्छा है, यहां पे लिमिट आती है 25% की। तो जब भी आएगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है रेस्ट्रिक्शन ऑन म्यूचुअल फंड, के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है 10%, 10%, 10%, 5%, 25%, 4 लिमिट लिख दो, आंसर यही धुन जाता है, बाकी सब तो फुद्दू टॉपिक्स है। अब 25% की लिमिट क्या कहता है? ये टॉपिक कहता है कोई भी म्यूचुअल फंड अपने स्पॉन्सर के, एसोसिएट या ग्रुप कंपनी के अनलिस्टेड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई भी म्यूचुअल फंड अपने स्पॉन्सर या उसके एसोसिएट या ग्रुप कंपनी के प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट, कोई भी म्यूचुअल फंड अपने स्पॉन्सर, उसके एसोसिएट या ग्रुप कंपनी के लिस्टेड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता मोर देन 25% ऑफ इट्स एनएवी। 25% तक अलाउड है, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। आई रिपीट अगेन, अगर मान लीजिए मैं एक म्यूचुअल फंड हूं, मेरा स्पॉन्सर उसका एसोसिएट या ग्रुप कंपनी है, उसके अनलिस्टेड सिक्योरिटी में तो अलाउड ही नहीं है, उसके प्राइवेट प्लेसमेंट में तो अलाउड ही नहीं है, और उसके लिस्टेड सिक्योरिटी में अलाउड है लेकिन अप टू 25%, मोर देन 25% इज नॉट अलाउड। खत्म। इसके बाद में क्लास टॉपिक आता है कि एक म्यूचुअल फंड कभी भी फंड ऑफ फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, पर इंडिया में होता ही नहीं, इंडिया के बाहर हो तो आप किसी भी फंड ऑफ फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एंड दीज आर 9 पॉइंट्स। उसके साथ में चैप्टर हो जाता है हमारा कंप्लीट। माय गुडनेस, आई थिंक इसके तो रिवीजन में हमको 40 मिनट्स लग गए होंगे, 30 मिनट्स के आसपास आई थिंक इसके रिवीजन में ही लग गए। हाँ जी, और ज्यादा हो गया क्या? चलो संभालते हैं अपने आप को। आप समझो इसको हमेशा आपको टाइमर के साथ में पढ़ना है तो इजी जाएगा। चलिए अब यहां पर आते हैं, अगर आप सिर्फ इसको देख के अगर टॉपिक्स को बोल पा रहे हो तो मजा आ जाएगा, जबरदस्त। चलो देखते हैं, म्यूचुअल फंड का पार्ट भी चल रहा है, सभी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। सबसे पहले डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन एज म्यूचुअल फंड, इसका मतलब है क्या बात कर रहे हैं? एलिजिबिलिटी फॉर स्पॉन्सर। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी, ठीक है साहब। दूसरा पॉइंट, फिट एंड प्रॉपर पर्सन। उसके बाद में स्पॉन्सर या फिर उसके डायरेक्टर्स या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर, स्पॉन्सर या उसके डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर जो हैं उन्होंने वॉयलेट नहीं किया है, क्या क्या? फ्रॉड नहीं किया, पहले तो इकोनॉमिक लॉस नहीं किया, और कोई भी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड नहीं किया है। ये हो गया सर, इजी है। अब उसके बाद में स्पॉन्सर के टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, दे हैव टू अपॉइंट अ ट्रस्टी, दे हैव टू अपॉइंट
AMC, they have to appoint कस्टोडियन, खत्म हो गई बात। और फिर एक पॉइंट बच जाता है, वो आपकी मस्ती तो लिख दो कि अगर स्पॉन्सर का ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड है तो उनको ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर्ली ड्यूली रजिस्टर्ड है विद सेबी। अगर एक्सिस्टिंग म्यूचुअल फंड है तो ड्यूली रजिस्टर्ड है, इजी। उसके बाद में नॉर्म्स फॉर शेयर होल्डिंग एंड गवर्नेंस, बहुत तूफान टॉपिक है, यहाँ पे देखना, नोट्स में नहीं दिखेंगे। अब ऐसे ही सिर्फ इंडेक्स से हम रिविजन करने की कोशिश करते हैं, फिर सिर्फ हमारे ओवरव्यू से। नॉर्म्स फॉर शेयर होल्डिंग, मैं बोल रहा हूं, आप इमेजिन करना अच्छे से, जो भी हमारा म्यूचुअल फंड है उसके स्पॉन्सर, एसोसिएट और ग्रुप कंपनी और एएमसी, इनमें से कोई भी किसी भी और म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी कंपनी या एएमसी कंपनी के अंदर वोटिंग राइट या शेयर्स 10% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर वहां पे दे के नॉट हैव रिप्रेजेंटेशन एज बीओडी। सही है। दूसरा पॉइंट, हमारे म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी कंपनी या फिर एएमसी कंपनी के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर 10% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, दे ऑल्सो कैन नॉट हैव मोर देन 10% शेयर्स और रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ एनी अदर म्यूचुअल फंड्स, ट्रस्टी कंपनी और असेट मैनेजमेंट कंपनी। आर वी अंडरस्टैंड? इसको जब तक आप इतने परफेक्ट तरीके से नहीं बोलते हो कि आप बिना देखे उस चार्ट को इमेजिन कर पा रहे हो, आपको ये रटने पे आएगा और रटी हुई चीज एग्जाम में भूलोगे ही भूलोगे 100%। अरे अपना दिमाग थोड़ा सा भी प्रेशर में आएगा, हमें कुछ याद नहीं रहेगा। तो रटने पे फोकस ही मत करो, उसको इतना अच्छे से पढ़ लो कि हाँ कंसेप्ट क्लियर है, ये इसके ये इसके ये, तो बहुत ईजी हो जाएगा। आप उस लाइन को रटने की कोशिश करोगे, एग्जाम में आप कुछ और लिखोगे, उसका मतलब कुछ और निकलेगा और चेक करते हैं कुछ और ही मार्क्स देगा, और हम जहां हैं वहां से कहीं और ही पहुंच जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, हमको संभालना है अपने आप को। चलिए उसके बाद में जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन। कुछ नहीं है कि हम आपकी सारी बात मानेंगे, हम आपके सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें फॉल्स दे दी थी तो सही इन्फॉर्मेशन दे देंगे, अगर आपको हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन दी वो चेंज हो गई थी तो नई इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे। नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन। फिर आ गया डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम अपॉइंटेड एज ट्रस्टी। टॉपिक क्या है ये? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रस्टी। ठीक है, उसके अंदर बोलो मुझको सबसे पहला टॉपिक इंटीग्रिटी, एबिलिटी, स्टैंडिंग। उसके बाद में सीधा नॉट वायलेटेड पे आ जाते हैं कि हमारा जो ट्रस्टी उसने वायलेट नहीं किया है सिक्योरिटीज लॉ, इकोनॉमिक लॉ, मॉरल टर्पिडिटी वाला भी नहीं किया है। वंडरफुल। उसके बाद में उसके दूसरे पॉइंट कि द ट्रस्टी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ट्रस्टी ऑफ एनी अदर म्यूचुअल फंड। द ट्रस्टी कैन नॉट बी एएमसी और एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ एएमसी। At least 2/3 of the trustee should be independent and not associated with sponsor or associates. ये एक पॉइंट है जो हमेशा भूल जाएंगे हम लोग। फॉर्म सी के अंदर जो भी स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन हमने सारी फाइल की है। उसके बाद में अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपॉइंटमेंट ऑफ एएमसी। इजी, असेट मैनेजमेंट कंपनी को कौन अपॉइंट करेगा? ट्रस्टी करेगा या फिर स्पॉन्सर करेगा। इसको अपॉइंट करते समय वी विल एंश्योर फॉर अ फ्यू थिंग्स एंड ऐसा असेट मैनेजमेंट कंपनी के बेसिक पॉइंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे अपॉइंटमेंट इज इजी, उसको रिमूव कौन कर सकता है? 75% ऑफ यूनिट होल्डर या फिर मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टीज। अगर जिसने भी रिमूव किया उसके बाद में यू हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ यूनिट होल्डर्स एंड सेबी। टिंग टिंग टिंग। उसके बाद में हमारा आ जाता है टॉपिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एएमसी। सर मत बोले, दिमाग ही खराब हो चुका है हमारा, वो पॉइंट मत बोलना सर। सबसे पहले आ जाएगा साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी, फिट एंड प्रॉपर पर्सन। देन हियर व्हाट दिस इज, AMC or their key personnel have not violated economic law, securities law and offense involving moral turpitude नहीं किया। ठीक है सर। उसके बाद में अदर पॉइंट्स में आते हैं, एटलीस्ट 50% of BOD of AMC should not be connected with sponsor or its associate subsidiary companies. Wonderful. उसके बाद में chairman of AMC cannot be the trustee of any other mutual fund. नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 50 करोड़। नाचो। उसके बाद में आ गया अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टोडियन। कोई बड़ी बात नहीं, यू टू अपॉइंट कस्टोडियन। उसके बाद में अग्रीमेंट एंटर करना है आपको। प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग स्कीम। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि आपको स्कीम अगर लॉन्च करनी तो प्रोसीजर में आप ध्यान रखो कि आप सेबी को फाइलिंग फीस देनी है, मिनिमम फाइलिंग फीस। ऑफर डॉक्यूमेंट सारे डिस्क्लोजर होने चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज को आपको एप्लीकेशन दे देना है, स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लेना है, ये सारी चीजें करनी है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आते हैं और उसमें एक 7th पॉइंट आता है जिसके अंदर फर्दर 3 पॉइंट आ जाते हैं। याद आ रहा है? प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग स्कीम 7th पॉइंट का 3 पॉइंट आता है। एक स्कीम कभी भी 15 दिन से ज्यादा ओपन नहीं रहेगी। जब भी आप स्कीम, एक्सेप्ट फॉर ELSS, जब भी आप स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं तब आप ध्यान रखेंगे कि उसके ऑफर डॉक्यूमेंट लिख के देंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, आपका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है और साथ में ओवर सब्सक्रिप्शन दैट यू इंटेंड टू रिटेन। उसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा मिनिमम जो 5000 लोगों ने 5000 यूनिट्स तक जिन्होंने अप्लाई किया उनको आप देंगे फुल अलॉटमेंट।
और ये जो भी अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन की इसमें रिफंड होगा विद इन 5 वर्किंग डेज। ऐसे जनरल पॉइंट आ जाते हैं हमारे यहाँ पर। प्रोसीजर लॉन्चिंग स्कीम, उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट एकदम फुद्दू है, उसके अंदर बहुत ही जनरलाइज बातें होती है, इसको केयरफुल रहना है। फिर आता है एडवर्टीजमेंट कोड, इसको आप भूल ही नहीं सकते कभी, आई थिंक सो। कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए भाई। उसके बाद में झाग, म्यूचुअल फंड के स्टैंडर्ड वार्निंग, और लास्ट में आ जाता है हमारा फिनोलेक्स, वेरी इजी टू रिमेंबर। रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट अभी पढ़ा है 10 10 10 5 25। फिर इन 5 के बाद फुद्दू टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि एक म्यूचुअल फंड अगर अपने इन्वेस्टमेंट को किसी और को बेच रहा है तो मार्केट प्राइस पे बेचेगा, उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देख के बेचेगा, डिलीवरी बेसिस पे ही होगा, म्यूचुअल फंड खुद के नाम पे होल्ड करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और लास्ट आ जाता है प्राइस ऑफ म्यूचुअल फंड। इसमें भी 2 पॉइंट तो फुद्दू ही है कि हमारा प्राइस जो है ना वो सेबी के हिसाब से होना चाहिए, हम पहले से मेथोडोलॉजी को डिस्क्लोज करेंगे ऑफर डॉक्यूमेंट में, और फिर हमारा जो एग्जिट रिडम्पशन प्राइस है इट शुड नॉट बी लेस देन 95% ऑफ द एनएवी। और ये यहाँ पे हमारा पूरा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अगर आप इस प्रकार से पढ़ पाओगे तो मुझे पेपर सेटर क्या बिगाड़ क्या लेगा आपका। प्रॉब्लम ये है कि हम मेहनत नहीं करते, हम मेहनत नहीं करेंगे तो पेपर सेटर हमारा बिगाड़ देगा। तो अगर हम क्यूमुलेटिवली पढ़ते जाएंगे ना, there is nothing that can be done to us. Are we getting a fair idea? I've got a different strategy of studying. Generally, normally आप कैसे पढ़ोगे कि आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेते हो, सब पढ़ लोगे, एंड में आप रिवीजन पे जाते हो। बट आई डोंट बिलीव, आई बिलीव हम साथ में रिवीजन करके अगर आपके रिवीजन वीडियो रख दिए तो एंड में आपका मुझ पे डिपेंडेंसी नहीं रहती है। यू ऑलरेडी हैव ऑल द रिवीजन वीडियोस ऑफ द वर्ल्ड, आपके सारे चैप्टर के डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस रहते हैं।